सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए पूरा हफ्ता जैसा रहा वैसा ही फ्राइडे एक रेंज से बाहर आने को तैयार नहीं, लेकिन ओवरऑल टेक्सचर मार्केट का थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। निफ्टी में लोअर लेवल से रिकवरी भी है, 35 पॉइंट नीचे हैं हम निफ्टी पर। निफ्टी बैंक ग्रीन और रेड के बीच में लगातार झूल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर भी ठीक ठाक ही मूव हैं। बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी मूव्स हैं, लेकिन इंडेक्स पर ये पूरा का पूरा हफ्ता मार्केट ने कंसोलिडेशन में बिताया है पिछले हफ्ते के एक बड़े ब्रेकआउट के बाद। अब देखते हैं आज आखिरी के 1.5 घंटे में कोई मूव बचा या नहीं बचा। मैं एक चीज़ सिर्फ देख रहा था, अगर आप इस हफ्ते का मार्केट का मूव देखेंगे तो निफ्टी 1% नीचे है और मिड कैप 0.2% ऊपर। तो एक छोटी सी रेंज में हमने किया है कामकाज। चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएनबीसी आवाज़ की मुहिम का बड़ा असर। शेयर मार्केट में अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप के कारोबार पर सेबी ने लगाई रोक। 4,800 करोड़ से ज़्यादा की रकम जब्त करने का आदेश। इंडेक्स में कथित गड़बड़ी को लेकर सेबी ने जारी किया अंतरिम ऑर्डर। कहा जेन स्ट्रीट जैसे किसी और मामले की आशंका नहीं। बैंक निफ्टी ऑप्शंस में थी जेन स्ट्रीट की बड़ी पोजीशन। सोशल मीडिया पर भी छाया जेन स्ट्रीट पर सेबी की कार्रवाई का मुद्दा। एक्सपायरी में गड़बड़ी का मामला उठाने के लिए लोगों ने आवाज़ की मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल और चैनल को दे रहे हैं बधाइयाँ। कहा रिटेल के हितों की बात ज़रूरी है, हेरा फेरी करने वालों पर हो कड़ा एक्शन। जेन स्ट्रीट पर सेबी के एक्शन से कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर टूटे। निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स करीब 3% फिसला। एंजल वन और बीएससी में 6 से 7% की गिरावट। आज बिग स्टॉक्स में बीएससी पर की थी हमने बातचीत। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार कंसोलिडेशन के मूड में। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फ्लैट, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की खरीदारी। बाजार में आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट चमके। कमजोर कमेंट्री और ब्रोकरेज डाउनग्रेड से 11% टूटा ट्रेंड। निफ्टी और वायदा का टॉप लूजर बना। उधर यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट से ओएमसी शेयरों में खरीदारी। एचबीपी सेल करीब 3% भागा। बिजनेस अपडेट के बाद बजाज फाइनेंस करीब 1.5% चढ़कर बना निफ्टी का टॉप गेनर। पहली तिमाही में कंपनी के एयूएम में करीब 25% का उछाल। उधर अच्छे क्यूएन अपडेट से मैरिको का शेयर लाइफ हाई पर पहुंचा। नेचुरल गैस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म की तैयारी में सरकार। पीएनजीआरबीए ने 2025-26 के लिए तैयार किया एक्शन प्लान। एलएनजी और सीएनजी स्टेशंस पर पेट्रोल और डीजल बिक्री संभव। गैस कंज्यूमर्स के लिए वन नेशन वन टैरिफ भी संभव। सीएनबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पे चल रही है। हम कितने समय से इस चीज की चर्चा कर रहे थे, मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। 24 अप्रैल 2024 को हमने सबसे पहली बार ये मुद्दा उठाया था। एक्सपायरी वाले दिन बहुत अजीबोगरीब मूव्स आते थे। कोई एक आध स्टॉक एकदम से गिर जाता था और निफ्टी एकदम से गिर जाता था, फिर एकदम से रिकवरी आती थी और वही स्टॉक शायद उसको लीड करता था। 1 साल से ज्यादा हो गया जब सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने इस खबर को इस चैनल पे दिखाया। हमने भी जब हमारी मुहिम छिड़ी थी तो हमने एक बात कही थी कि हम ये नहीं कह रहे कि जो हुआ है वो इलीगल हुआ है, लेकिन एक सिस्टम जो था उसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने अप्रैल 2024 मीडिया रिपोर्ट का मेंशन किया है और 24 अप्रैल 2024 वही दिन था जब हमने ये मुहिम छेड़ी थी। ये देखिए, वो जो ये येलो में जो आप देख रहे हैं ना, सेबी कैरिड आउट एनालिसिस बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स रेफरेंसिंग लीगल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग। 4 अप्रैल 2024 पिछले साल पहली बार ये मामला डिटेल पे सीएनबीसी आवाज में सबसे पहले बातचीत हुई थी। तभी सब दुनिया जागी कि ये सब खेल हो रहा है हिंदुस्तान के बाजार में। एक बार जरा सुनिए। अमेरिकी हेज फंड्स बहुत पैसा बना रहे हैं इंडिया में वाया ऑप्शंस। ऑप्शंस में जो पैसा हमारा लूज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो ज़्यादातर हेज फंड्स के पास जा रहा है। अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर 4,800 करोड़ प्लस का, और अभी तो सिर्फ बैंक निफ्टी का।
चलिए, ये तो खैर आज सबसे बड़ा मुद्दा है ही, इस पर हम कुछ देर में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आज की मार्केट की बात करेंगे। वीरू, श्रेया और मैं रहेंगे आपके साथ। श्रेया, वीरू, गुड आफ्टरनून। और आज क्लियरली अगर आप मार्केट को देखें, पहले मार्केट की बात करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पर आएंगे। मार्केट में आज फिर से एक रेंज वाला दिन, और आज सुबह हमने एक बात की थी कि फीलिंग आ रही है कि मार्केट में शायद ये रेंज टूटे, लेकिन फीलिंग को हम काबू में रखेंगे और मार्केट के मैसेज पे जाएंगे। तो अच्छा हुआ उस फीलिंग पे वैसे शेयर काबू रखा, तो क्योंकि वो वरना वाला थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। तो खैर बाजार अभी भी उसी रेंज में है और निफ्टी बार बार 10 डेमा के नीचे आ रहा है। अब सवाल ये यहाँ पे ये उठाएगा कि क्या हम 20 डेमा की तरफ जा रहे हैं फाइनली, और सिर्फ 10 डेमा पे ना रुकें। आज भी इंट्राडे में तो हमने उसको ब्रेक किया ही, निफ्टी पर भी, बैंक निफ्टी पर भी। लेकिन मार्केट ब्रेक देखिए आप, कोलैप्सिंग मार्केट नहीं है ये बिल्कुल भी, किसी एंगल से। और बैंक निफ्टी में देखिए वापस रिकवरी शुरू हो गई। किसी एंगल से ये कोलैप्सिंग मार्केट नहीं है, ऑलमोस्ट 1:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन है। तो शायद मार्केट थोड़ा सा और हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। शायद अगले हफ्ते फाइनली वो ब्रेकआउट आए, लेट्स सी। बिल्कुल रेंज बाउंड रहा, और आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का रेंज बाउंड रहने की ही उम्मीद थी, जो कि स्क्रीन पर देखने को मिला हमें। अब ब्रेथ की बात कर रहे थे आप, रस्साकसी का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि अब कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्या अप्रोच रहेगी मार्केट पे, क्या स्ट्रैटेजी है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है इस पे? देखिए श्रेया, ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट है। कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मतलब एक सीमित दायरे वाला मार्केट। एक होती है कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट, एक होती है एक्सपेंडिंग मार्केट। कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट मतलब जिसमें एक रेंज छोटी होती जाती है। एक्सपेंडिंग मार्केट जिसमें आप एकदम से तेज़ी से भागते हैं। एक्सपेंडिंग मार्केट की बेस्ट डेफिनेशन थी जब हमने पिछली वाली उस स्विंग पूरी खेली थी 1000 पॉइंट की, जिसमें वो उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लगा था। अब नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट के बाद एक एक्सपेंशन आता है मार्केट में। एक्सपेंशन के बाद जैसे कॉन्ट्रैक्शन आता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन आता है। एक एक्सपेंशन हमने देखा, अभी 7-8 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में। अब इसके बाद ये मार्केट नीचे गिरेगा या फिर ऊपर आएगा, मतलब ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, ये हम में से किसी को नहीं पता ना, हमारे पास क्रिस्टल बॉल है। तो दिक्कत क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव है अभी भी, बड़ा ट्रेंड। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो तिमाही अपडेट आ रहे हैं, इन्होंने मूड ख़राब करा है बिल्कुल। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि जब तक तिमाही अपडेट आए हैं ये मूड ख़राब करने वाले हैं, खास तौर से ट्रेंड। आज सुबह हमने चली ठीक है बिग स्टॉक्स में बात की, वो ट्रेड चली, वो अलग बात है, लेकिन काश ना चलती तो ज़्यादा अच्छा होता वो। मतलब क्योंकि देखिए जब ट्रेंड जैसा स्टॉक जब 12% गिरता है तो वो ऑब्वियसली ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक ही है। इसमें मतलब आप किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। क्या नहीं है इनके पास, वो ज़ारा, ज़ूडियो, वेस्ट साइड, मतलब सब कुछ तो है। तो वो अगर वहाँ पर नंबर नहीं आ रहा उस हिसाब से तो थोड़ा सा मार्केट के लिए पेन वाला फैक्टर है। निफ्टी के लेवल्स की आपने बात की, 25,300 से 25,350 ये पहला सपोर्ट है, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपका 20 डेमा पर है 25,150 से 25,200 पर। एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि ये मार्केट ने इस कंसोलिडेशन में छोटी करेक्शन के साथ ही इस मूविंग एवरेजेस को कैचअप करने का मौका दिया है, ये एक अच्छी चीज़ है। रेजिस्टेंस आपकी 25,450 से 25,500 पर, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 25,550 से 25,650 पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी एक दायरे में है और अब 56,500 का स्टॉप है, वो बेस है। मेरे ख्याल से इंट्राडे में हम 56,800 के नीचे गए हैं, लेकिन उसके नीचे नहीं गए। और जो हमारा आज सुबह का एक ट्रेलिंग स्टॉप था 56,400, उसके ऊपर ही हैं, और 20 डेमा के अभी भी ऊपर है बैंक निफ्टी पर। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली बैंक निफ्टी के लिए 57,000 पर रेजिस्टेंस, 56,500 पर इस समय सपोर्ट। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा? जी गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक मतलब एक्यूट स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं वो थोड़ा सा कम ही है, मतलब जहाँ पे मेरे पे सपोर्टिव डेटा है। एक तो लेके आऊँगा अनुज, HL डिफेंस स्पेस में आज एक फिर से खबरों के चलते इम्पैक्ट पड़ा है। स्ट्रक्चर और स्टॉक्स थोड़ा सा रिएक्ट कर रहे हैं। आज HL मैं 2-3 दिन से इसमें देख रहा था कि 5,000 का कॉलेक्टर एक्टिव था, वो ग्रिप नहीं लेने दे रहा था। आज ये उसके ऊपर निकला, हालांकि अभी बहुत बड़े फ्रैक्शंस उसके ऊपर नहीं निकला है। फ्यूचर्स में ये करीब करीब 5,025 पे है, लेकिन आज 2010 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को अच्छी तरीके से छोड़ के ट्रेड करता हुआ, और अभी इसमें वो जो पिछले 3-4 दिन से शॉर्टिंग हो रही थी वो थोड़ी सी कवर हो रही है। करीब करीब 4.5 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग OI में कम हुए हैं, 5% OI बिल्डअप मतलब शेड हुआ है। तो यहाँ पे स्टैट्स थोड़े से अच्छे हैं।
बट स्टिल अभी मैं कहूँगा कि 5,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग नहीं है, बट स्टिल आई मीन टेक्निकली स्टैट्स ठीक लग रहे हैं। फिर आते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर पे, एक बार आपकी स्क्रीन पे लेके आऊँगा। ये काउंटर अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे, आज इसने नया हाई छुआ 806। मैं काफ़ी समय से इस पर टिप्पणी कर रहा हूँ कि ये अपनी 20 DMA को होल्ड कर रहा है। ओ एडिशंस अच्छे हैं, इस बार रोल ओवर्स अच्छे लेके आया था, अब ये करियर हाई पे आके ट्रेड करता हुआ अनुज। और एक स्टॉक और दैट्स आई मीन फार्मा में ऑरबिंदो फार्मा, ये आज मतलब एक लंबी जिसे कहते हैं सितंबर 2024 से चली आ रही फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ, इट्स आई थिंक थर्ड अटेम्प्ट टू क्रॉस दैट फॉलिंग चैनल। उस गिरते हुई चैनल से अगर आप देखिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये प्राइस एग्जैक्टली 1195, इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। तो एक दिवीज लैब के, एक लॉरस के, बायोकॉन के, सिंजन के स्ट्रॉन्ग एक्शन के बाद कुछ और स्टॉक्स जो हैं वो अब दमखम दिखाते हुए, तो अभी एज ऑफ नाउ फोर्टिस, ऑरबिंदो फार्मा और एक आपका डिफेंस स्पेस में HCL। अनुज, इस बाजार में जब इंडेक्स एक रिट्रेसमेंट मोड में है, स्लाइट कूलिंग ऑफ, कंट्रोल डिप, किसी स्पेस पे कन्विक्शन बन रहा है क्या हाइड करने के लिए, मतलब जहाँ पे एटलीस्ट जिसे कहते हैं ना रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो नज़र आ रही है क्या कहीं पर? ऑयल एंड गैस आई थिंक काफ़ी हद तक वीरू, आप देखिए आज IGL के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी रही। हालांकि ऑब्वियसली उसका एक बड़ा इम्पैक्ट, उसका एक बड़ा रीज़न जो हमारी लक्ष्मण जी ने सुबह सुबह खबर ब्रेक की थी, और देखिए सुबह खबर ब्रेक की लक्ष्मण जी ने, उसके बाद क्या स्टॉक चला, और उसके बाद वो खबर ऑफिशियल भी आई, आपने देखा होगा, उसके बाद चला। तो एक और रीज़न है कि आपको CNBC आवाज़ के साथ ही जुड़े रहना चाहिए। लेकिन ये एक स्पेस है, BPCL, HPCL, आज भी सुबह हमने बिग स्टॉक्स में इन दोनों तीनों स्टॉक्स की बात की थी, यहाँ पे मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक चीज़ तो अब साफ़ हो चुकी है कि ब्रेंट क्रूड अब यहाँ से बहुत ज़्यादा हिलने को तैयार नहीं है, तो अब वो एक एनवायरनमेंट जो है ना, अब वो थोड़ा सा अच्छा हो गया यहाँ पर। आई थिंक फार्मा तैयारी कर रहा है, बस एक वेट कर रहा है फार्मा की, एक बार बस वो टैरिफ का जो ऑर्डर है, बस एक बार वो आए, बात ख़त्म हो और उसके बाद हम मूव ऑन करना शुरू करें। आई थिंक फार्मा एक और ऐसा लग रहा है कि शायद छुपने वाली जगह है वो। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। जी गुड आफ्टरनून। सवाल ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, कार्यक्रम भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे दो सवाल हैं। एक तो पहला कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को लेकर आपकी मुहिम रंग लाई, जो कि ज़रूरी भी थी, जेन स्ट्रीट पर सेबी ने संज्ञान लिया, लेकिन जिस तरीके से कैपिटल मार्केट स्टॉक्स टूटे हैं आज, अब यहाँ पे क्या अप्रोच होगी? क्या अभी और गिरावट बाकी है या फिर सही लग रहे हैं अभी एक्यूमुलेट करने के लिहाज से? नहीं, देखिए श्रेया, एक चीज़ समझ लीजिए इसमें आप, पहली बात तो हम कभी ये बात नहीं कह रहे हैं कि ये जो जिन भी स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं इनका कोई जेन स्ट्रीट से लेना देना है। पॉइंट ये है कि मार्केट में क्या वॉल्यूम कम होंगे, इवेंचुअली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट। और एक्सपायरी वॉल्यूम, अगर हेज फंड्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट कर रहे थे, क्या इससे एक थोड़ा सा डर कर कुछ हेज फंड्स अब थोड़ा अपना वॉल्यूम कम करेंगे, और वो उससे क्या वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आएगा? डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका दो स्टॉक्स पर था, BSE और एंजल वन। अगर NSE लिस्टेड होता तो NSE पे भी इम्पैक्ट आता, ऑब्वियस था वो, उसमें कोई ऐसा हम डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे हैं कि BSE वर्सेस NSE। अगर आज NSE लिस्टेड होता तो मैं NSE पे भी नेगेटिव व्यू ही लेता, BSE पे जैसे मैंने आज सुबह नेगेटिव व्यू लिया था, ऐसे ही मैं NSE पे भी आज नेगेटिव व्यू लेता। तो इशू ये है कि अब वो लिस्टेड नहीं है, तो इसके लिए दूसरी बात एंजल वन, क्योंकि एंजल वन की भी काफ़ी ग्रोथ अगर आप देखें पिछले 2 साल में, वो F&O वॉल्यूम से आई है। हैविंग सेड दैट, आज जैसे CDSL कैंप्स अब सब गिरे, ये मार्केट ने एक साथ सबको धो दिया। ये मेरा मानना ये है कि अगर ओवरऑल इंडिया की बुल मार्केट और रिटेल का पार्टिसिपेशन ऐसे चलता रहेगा ना, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है ना एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में, जैसे डिफेंस एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में ना बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, लेकिन इवेंचुअली सारे स्टॉक्स वापस ऊपर जाते हैं। आप देख ही रहे हैं, डिफेंस का 2 दिन का मूव देख लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन उसके बाद डिफेंस चल गए सारे के सारे स्टॉक्स। ऐसे ये स्टॉक्स भी हैं एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में। हाँ, बीच बीच में ऐसी खबरें आएंगी जिनसे ये स्टॉक्स टूटेंगे। और एक चीज़, ये स्टॉक्स जिन वैल्यूएशन पर है ना, चाहे वो लिस्टेड मार्केट में BSE हो या अनलिस्टेड मार्केट में NSE है, इस लेवल पर अगर आप उन स्टॉक्स को ले रहे हैं जिनके पास बहुत पहले से है, वो अलग बात है। इस लेवल पर अगर आप ले रहे हैं इन स्टॉक्स को, तो ये बात मान के चलिए कि फिर थोड़ा सा रिस्क आपका बढ़ेगा, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा सवाल मैंने पूछा ही नहीं, अब पूछ रही हूँ। ट्रेंड पे था मेरा सवाल। ट्रेंड आपने भी बोला 12%। 2 सवाल हैं तो इसके लिए। हाँ, 2 सवाल। दूसरा सवाल ये कि 12% टूटा आज के सत्र में, लेकिन एक तो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी वीक, दूसरा Q1 अपडेट वीक,
लेकिन कंपनी ये भी कह रही है कि आप इसको साल दर साल आंके, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। आप कैसे देख रहे हैं अब इसके क्वार्टर वन अपडेट को और आज की गिरावट को? तो जब साल खत्म हो जाएगा तो साल दर साल आंकेंगे, तो सिंपल है। अभी क्वार्टर आया तो क्वार्टर दर क्वार्टर आंकेंगे। ये कंपनियों की ना आदत होती है कहने की, और चाहे कोई भी कंपनी हो। हमारे सुबह वाले अगर ग्राफिक्स रेडी हो तो वो प्ले करिएगा। देखिए, एक चीज़ समझिए श्रेया, 5 साल में आपकी ग्रोथ 35% की रही है कैगर। अब 35% की कैगर पर आपको मल्टीपल मिलता है, उसमें आप आकर कह रहे हैं कि हम Q1 में सिर्फ 20% ग्रो करेंगे, तो कह दीजिए ना ये कि फुल ईयर में हम वापस 35% ही ग्रो करेंगे। अगर क्या आप ये कह रहे हैं कि नहीं Q1 में हम 20% हैं और अच्छा, पिछली बार एनालिस्ट मीट में आपने 25% रेवेन्यू कैगर की बात की थी, क्या Q2, Q3, Q4 में आप मेकअप कर देंगे उसको? ये बात कह दीजिए फिर। अगर आप ये बात कह दें तो फिर स्टॉक वापस रिएक्ट कर लेगा। और वैसे भी देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत फ़नी चीज़ है। जब वो आपको रिवॉर्ड करता है ना, तो वो आपको ऐसे रिवॉर्ड करता है, लेकिन जब आपको पनिश करता है ना, ब्रूटल पनिशमेंट देता है। बहुत सिंपल है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था जोमेटो। अगर आप जोमेटो की पूरी हिस्ट्री देखेंगे, जब वो लिस्ट हुआ किस तरीके से हुआ, उसके बाद जब उसकी पिटाई हुई और जो उसके मीम बने, मार्केट ने एक जैसे ना कचूमर बना के रख दिया था। तो ये मार्केट जो है ना, ये मार्केट किसी का सगा नहीं है, ठीक है। मार्केट को चाहिए भाई, तुम मुझे बताओ, ठीक है, पूरे साल में अगर अच्छा आएगा तो पूरा साल हो जाने दीजिए, उसके बाद वापस चला देंगे स्टॉक को आपके। अभी तो स्टॉक गिरना था, ये बात क्लियर थी जो आज सुबह हमने डिस्कस किया था। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते हैं, क्योंकि मार्केट चार्ट थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। तो मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत करेंगे। कहाँ पे गिरावट आज हावी होती हुई नजर आई, कौन से स्टॉक्स इस लिस्ट में शामिल, अभी आपके स्क्रीन पर आएंगे। ट्रेंड आज हम डिस्कस कर रहे थे, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे 12% टूट गया आज के सत्र में। क्वार्टर वन अपडेट खराब, मैनेजमेंट की कमेंट्री खराब, ब्रोकरेजेस भी बेरिश, तो टूटा आज के सत्र में। टाटा स्टील सुबह से गिर रहा है, 2.5% के करीब टूट गया। आयशर मोटर्स में बिकवाली हावी आज के सत्र में 1.5%। टेक महिंद्रा भी 1% से ज़्यादा गिरकर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। कुछ और स्टॉक्स अगेन कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स आपको दिखेंगे इस लिस्ट में। CDSL, एंजल वन, BSE लिमिटेड, सभी एंजल वन और BSE में 6% से ज़्यादा की गिरावट, CDSL 3% से ज़्यादा लुढ़क गया। केफिन में आज बिकवाली हावी होती हुई नजर आई, 3% से ज़्यादा। कुछ और स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आई, बजाज फाइनेंस इस लिस्ट में शामिल है, 1.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। HUL 1%, विप्रो और इन्फोसिस भी 0.25% की तेजी के साथ यहाँ पे कारोबार करता हुआ नजर आएगा। IGL, MGL जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी थी खबर के बाद, और ये देखिए 3.25% के करीब चढ़ गया। बॉश अगेन आज के सत्र में भी फोकस में है, 3.5% से ज़्यादा की तेजी। मैनकाइंड फार्मा और बिंदु फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में बाइंग लगातार जारी होती हुई नजर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, सोनी पटनायक, रचना वैद्य और कविता जैन जी से। 2:15 पर जैन स्ट्रीट मामले पर होगी खास चर्चा। 2:20 पर आशीष बताएंगे आपको कि कैपिटल मार्केट शेयर आज क्यों फिसले। 2:30 बजे नेचुरल गैस पर खास खबर लेकर आएंगे लक्ष्मण रॉय। 2:40 पर मंगलम मालू बताएंगे मैरिको क्यों चल रहा है और वही ट्रेंड क्यों टूटा। 2:45 पर बैंकिंग शेयरों के Q1 नतीजे कैसे रह सकते हैं बताएंगे कंचन नौटियाल। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जोड़ेंगे एलेक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जी। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट ट्रेड्स के साथ। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए आपका ट्रेड। मुझे ध्यान लगता है कि गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है नौकरी। 1484 के आसपास ट्रेड कर रहा है नौकरी। मेरे ख्याल से 1472 या 74 ₹10 का, ठीक है। नियर टर्म टारगेट 15 के नजर आते हैं नौकरी। ओके, इन्फो एज 1485 पे एक वीक स्ट्रक्चर, लेकिन आज पुल बैक में रिवर्सल में तब्दील हो गया। मानस के पास चलते, मानस आप क्या पिक कर रहे हैं, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, फोर्टिस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। फोर्टिस के पैटर्न काफी पॉजिटिव हैं। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, तो 799 के स्टॉप लॉस से फोर्टिस में खरीदारी करेंगे। 825 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है फोर्टिस में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले। 800 वाला कॉल ऑप्शन 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 25 रुपए के स्टॉप लॉस से 40 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। फोर्टिस हेल्थ केयर डे हाई पर कर रहा है कारोबार। कल भी ये ट्रेड में शामिल था और आज भी खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आती हुई। राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, यहाँ पे IT में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि रिकवरी आज यहाँ पे दिख रही है, और उसमें से जो लीड कर रहा है वो है इन्फोसिस।
सो मैं प्योर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहा हूँ तो 1634 का यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, तो 1625 का सिर्फ महज 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 1634 35 पे बाय करें इन्फोसिस। इसका जो स्विंग का टारगेट आएगा वो आएगा करीबन 1650 से 1660 का। तो एक छोटा ट्रेड जो मिल रहा है, क्योंकि बाजार ही छोटा है, स्क्वीज हुआ है, तो ट्रेड भी छोटे आ रहे हैं, तो इन्फोसिस इज अ बाय। ओके कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी, आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी। कम चॉइसेस है और मेरी 2 चॉइसेस ऑलरेडी निकल गई है। सो थर्ड चॉइस में अगेन फार्मा से होगा, दैट इज टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा 3373 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। मुझे लग रहा है यहाँ मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। थोड़ा सा नजरिया 1 या 2 दिन का रखना चाहिए। 3400 3450 तक के प्राइस टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं। डेली चार्ट आपने 10 EMA से अच्छा पुल बैक दिया है और हैमर फॉर्मेशन के बाद आज कंफर्मेशन देता हुआ दिखा है। सो 3450 के प्राइस टारगेट के लिए टोरेंट फार्मा पर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3320 का। ओके, टोरेंट फार्मा 3373 पे आपका बाय कॉल। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा बाय रिकमेंडेशन यहाँ पे है आयुसी आज हमारा ऑफिशियल बाय रिकमेंडेशन है जेएम में। यहाँ पे हमें लगता है कि अगर वीकली बेसिस पे 149.5 के ऊपर क्लोज देता है, पोजिशनली यहाँ पे आप टुवर्ड्स 155 प्लस लेवल्स इजीली नजर आ सकते हैं। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, पिछले 3 दिन के वॉल्यूम्स को क्रॉस किया है आज और डिसेंट लॉन्ग बिल्ट पोजिशन ऐड हो रही है। सो आयुसी की फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 147 स्टॉप लॉस के साथ 155 और 157 के टारगेट्स के लिए। ओके आईओसी के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सोनू जी की तरफ से आती हुई और पूरे स्पेस में आज बाइंग देखने को मिलेगी। टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे, एक एक करके स्क्रीन पर रख देती हूँ। टारगेट और स्टॉप लॉस आप जॉट डाउन कीजिए, नोट कीजिए। गाबा सन्नी नौकरी यानी कि इन्फोएज में खरीदारी की राय बताई है। मानस जी को पसंद आ रहा है फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ पर बेट लगाने की सलाह उनकी तरफ से। राजेश सातपुते जी ने पिक किया इन्फोसिस, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। कविता जी कह रही है टोरेंट फार्मा पे बेट लग सकता है, यहाँ पे बाई करने की राय। और सोनी जी ने अभी आईओसी पिक किया, यहाँ पे आईओसी के फीचर्स में खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका फंडामेंटल आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी, वीरेंद्र जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण सब हैं, सबको नमस्कार। फंडामेंटली अगर आप देखें तो फार्मा में बहुत हलचल मची हुई है और अभी जैसे अनुज जी कह रहे थे कि जो भी इंतजार फार्मा में है वो सिर्फ और सिर्फ टैरिफ की उस अनाउंसमेंट को लेकर के है कि एक बार आके खत्म हो जाए वो तलवार जो लटक रही है, उसके बाद ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा और इसी वजह से हमने लॉरस लैब को चुना है। एक तो फार्मा का प्ले है, दूसरा अगर आप देखो तो चौथी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे। सीडीएमए का रैंप अप चल रहा है, मार्जिन बेहतर हुए। सबसे अच्छी बात है कि जो सीडीएमओ का बिजनेस है वो करीब करीब 95% ईयर ऑन ईयर और 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा। सीडीएमओ का बिजनेस जो पहले 28% है, अभी आज की डेट में 28% है टोटल रेवेन्यू का, वो 13% था FY19 में और अब उसको 33% करने की मैनेजमेंट ने कहा है FY27 तक। जो थोड़े बहुत हेडविंड्स हैं वो अपनी जगह हैं, अदरवाइज देखें तो सीडीएमओ में अगर इनके करार कुछ अच्छे हो जाते हैं तो यहाँ से एक बहुत बड़ा अपसाइड हो सकता है। कोविड के समय अच्छा चला था, फिर 3-4 साल बहुत डल रहा क्योंकि 3200 करोड़ के एक्सपेंशन चल रहे थे। अब चूंकि एक्सपेंशन पूरा हो गया है तो मुझे लगता है उस एक्सपेंशन का बड़ा फायदा इसको होगा। तो यहाँ पे इतनी बढ़त के बावजूद भी हमारी खरीदारी की सलाह है और हम समझते हैं कि 15 से 20% की बढ़त इसमें आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में बिल्कुल हो सकती है। चलिए लॉरस लैब्स की हो गई पिक फंडामेंटल। अब आगे बढ़ते हैं जेन स्ट्रीट मामले पर। जो हमने मुहिम छेड़ी थी उसके बाद जो सेबी का एक्शन हुआ उसकी और थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के CEO सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी गुड आफ्टरनून, कैसे देख रहे हैं आप इस सेबी के इंटरिम ऑर्डर को और जो वीकली एक्सपायरीज पर जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, क्या उस पर थोड़ी लगाम लगेगी या वो कंटिन्यू करेगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी, ये बड़ा ही वेलकम ऑर्डर है सेबी का, वेरी बोल्ड स्टेप और इंडस्ट्री वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। हालांकि काफी टाइम से मार्केट में मरमस थे कि सेबी इज इन्वेस्टिगेटिंग इट।
ये सेबी हैज शोन द क्लियर इंटेंट कि रेगुलेटर बिल्कुल भी मैनिपुलेशन के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। नो मैटर हु यू आर, आप इंटरनेशनल एक लार्ज एचएफटी फर्म है या कोई भी है, पर मैनिपुलेशन को लेके सेबी ने जो जीरो टॉलरेंस आज दिखाई है, इससे छोटे निवेशकों में जो लोकल प्रॉप शॉप्स है उनमें जो एक कॉन्फिडेंस की कमी थी, वापस से मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा और वापस से उन लोग को अपना जो काम उनका प्रॉब्लम हो रहा था ड्यू टू द वीकली एक्सपायरी की वॉलिटिलिटी पे, वापस उनको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने में हेल्प मिलेगा। तो जो ओके। सेकंड क्वेश्चन आपका है, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी और हम स्विंग्स, सो कॉल्ड स्विंग्स ऑन एक्सपायरी डेज देख रहे थे, उस पे काफी लगाम लगेगी और छोटे ट्रेडर्स का और प्रॉप शॉप्स का कॉन्फिडेंस वापस आने से वापस उन लोग का लोकल बिजनेस जो है वो अच्छा होएगा। लेकिन आज कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट है। सचिन जी, आप भी ऑब्वियसली उसी स्पेस से बिलोंग करते हैं, आप जी भी एक लिस्टेड कंपनी चलाते हैं। आपको लग रहा है जी कि इससे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट इस यूनिवर्स में जो कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशंस पर आएगा? नहीं सर, मुझे ज्यादा कोई डीप इम्पैक्ट इसमें नजर नहीं आता है। एक शॉर्ट टर्म एक नी जग रिएक्शन है, बट अगर लोकल ट्रेडर्स का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो वापस से वॉल्यूम पिक कर जाएंगे। मुझे नहीं लगता है इसका कोई वॉल्यूम से बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मुझे ऐसा लगता है कि सर हमारा जो छोटा निवेशक है ना, उसका स्टेबल और लंबा चलना बहुत जरूरी है। तो अगर उसका कॉन्फिडेंस इनबिल्ट रहता है, फेयर प्ले बनता है मार्केट स्पेस, तो वॉल्यूम धीरे धीरे पिक करेंगे। जो वॉल्यूम हम पिछले एक साल से धीरे धीरे ड्रॉप हो रहे हैं और वो हमें लगता है वापस आएंगे। स्पेशली सेबी ने जो एक्शन लिए लास्ट एक साल से, जो ओवर पार्टिसिपेशन बाय रिटेलर था वो कम करने के लिए, बिकॉज एक रिपोर्ट था कि 90% ऑफ पीपल लूज मनी इन दिस इन डेरिवेटिव स्पेस। शायद ये भी एक कारण था कि लोग इतना पैसा इसलिए गवा रहे थे, ओवर वॉलिटिलिटी था। तो ये सारी चीजों को पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेंगी और वॉल्यूम स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर ही जाएंगे, कम नहीं होंगे इससे। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ, लेकिन अब इस सब में बड़ा सवाल ये है कि रिटेल की अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक्सपायरी वाले दिन कैसे ट्रेड करे वो? मैम अभी तो वेट एंड वॉच होना चाहिए। रिटेलर को देखना चाहिए कि वॉलिटिलिटी कितना स्टेबलाइज होता है और एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है तो रिटेलर्स मुझे लगता है वापस आएंगे एंड ब्रोकर्स लोग भी जो हैं, जो अपने ट्रेडर्स को, क्लाइंट्स को मोटिवेट करेंगे वापस ट्रेडिंग करने के लिए, जो जिनका ब्रेड एंड बटर ही लूज हो गया था इस वॉलिटिलिटी की वजह से। मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली विल सी इन फ्यू मंथ्स, मे बी एक महीना, 2 महीना और एक क्वार्टर में, विल सी दीज पीपल विल बी कमिंग बैक टू द मार्केट अगेन और उनको वापस से अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए यहाँ से एक मोटिवेशन मिलेगा मैम। ओके अच्छा सचिन जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से बात भी करता हूँ। सेबी ने अपनी कार्रवाई करी, हम वाकई सब, चाहे मार्केट पार्टिसिपेंट हो, एक्सचेंजेस हो, इस एक्सट्रीम वोलेटिलिटी को लेकर दुविधा में थे। बाजार के मतलब जिसे कहते हैं ना, जो एथिक्स होते हैं वो ख़राब होते हैं इससे। बट जैन स्ट्रीट ने भी कहा है कि जो भी कुछ हमने कहा वो रेगुलेशंस के दायरे में कहा। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें थोड़ा सा, उनका तर्क क्या होगा जब वो अपना केस प्रेजेंट करेंगे? थोड़ा सा इस पे अपनी राय रखेंगे आप? सर देखिए, मुझे जेन एग्जैक्टली ट्रेड क्या करता है मुझे तो उस बारे में इतनी जानकारी नहीं है, पर जो आज मैंने सेबी ऑर्डर में हाँ, पढ़ा है उससे जो मुझे समझ आता है, ये हाँ, कुछ कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में पोजीशन बिल्टअप करके ऑप्शन का जो मार्केट है उसको, उसके अंदर प्रॉफिट बनाते थे। आपने भी जैसे आज सुबह से दिखाया कि उनका फ्यूचर मार्केट में कुछ 7,000 करोड़ का लॉस है और कैश मार्केट में प्रॉफिट है। तो सॉरी, ऑप्शन मार्केट में प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन मार्केट में ओआई बिल्ड ज्यादा होता था, ज्यादा पार्टिसिपेशन होता था, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था विद जो लो वॉल्यूम है हमारा फ्यूचर्स में और कैश मार्केट में, उसके साथ मैनिपुलेट करके। तो मुझे लगता है कि जेन का तर्क तो यही होना चाहिए कि दोनों इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग है और इंडिपेंडेंटली वो ट्रेड कर रहे थे, और यही जेन का तर्क होगा कि ऑप्शन ट्रेड अलग है और कैश और फ्यूचर का ट्रेड उनका अलग है। बट अगर हम कंबाइन करके ओवरऑल मोटिव को देखें, अगर जो सेबी का कोर रोल है, जो थॉट है कि सेबी कैन नॉट अलाउ एनी एनी मैनिपुलेटिव वेज ऑफ ट्रेडिंग, जिससे कि आप एक ऐसा अनफेयर गेन लेते हैं जिससे कि पूरी इंडस्ट्री को लॉस होता है। सेबी कैन नॉट अलाउ यू टू कंटिन्यू विद दैट। सो आई थिंक उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सेबी विल गो हेड एंड जेन कैन डेफिनेटली टेक द व्यू कि वो दोनों इंडिपेंडेंट ट्रेड्स हैं। बिकॉज अभी मैंने आज सुबह ही मीडिया में देखा कि जिनका जो कैश मार्केट का ट्रेड था वो शायद इंडियन एंटिटी में हो रहा था और ऑप्शन का ट्रेड शायद अलग एंटिटी में हो रहा था।
so they can always take the view that these are two independent trades. ओके सचिन जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। थैंक यू। लेकिन ये पूरा जेन स्ट्रीट का मामला आखिर क्या है, क्या हो रहा था? बहुत सारे मतलब अभी भी व्यूअर्स को ये समझ में नहीं आ रहा, जहन में सवाल हैं उनके। एक एग्जांपल के साथ अगर आप समझा पाएँ। बिल्कुल। अच्छा, एक एग्जांपल दूं उससे पहले ना, श्रेया, पता क्या होता है, ये चीज़ें ना याद आती हैं। 2024 में मुझे याद है अच्छे से, तब हमारे ना इलेक्शन चल रहे थे। तब मुझे याद है, तब हर्षिता हुआ करती थी शो में मेरे साथ, और तब हमने ना एक दिन ऐसी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी हुई, तो हमने एक सवाल उठाया था कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो खेल हुआ है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कोई खेल नहीं हुआ, ये तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई थी, इस वजह से मार्केट में मूव आ गया था, इसके लिए वो वोटिंग परसेंटेज से जोड़ दिया था। आई होप अब थोड़ा उनको भी एक मतलब ये आंसर मिल गया हो कि नहीं, वो इसमें वाकई में कुछ ना कुछ तो खेल हुआ था। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। 17 जनवरी 2024 का, 17 जनवरी 2024 को एक दिन का मुनाफा, ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं ना, ये एक दिन का मुनाफा था जेन स्ट्रीट का। मैं बार बार एक चीज़ लेकर कर रहा हूँ, मुनाफा स्टॉक मार्केट में आप आते हैं मुनाफा कमाने के लिए, और अभी सेबी का काम है इसमें लीगैलिटी प्रूव करना। सेबी कह रहा है कि उनके पास इनफ एविडेंस है कि वो प्रूव कर देंगे कि लीगैलिटी है। लेकिन जो मॉडस ऑपरेंडी मैं वो बताता हूँ कि कैसे 735 करोड़ का मुनाफा कमाया गया, और ये सेबी के ऑर्डर में है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी के ऑर्डर में है। ये 17 जनवरी 2024 का पैटर्न है। अगर आप सेबी का पूरा ऑर्डर खंगालेंगे, सेबी ने पूरा एक एक डिटेल के साथ ऑर्डर्स में बताया कि कैसे हुआ है। HDFC बैंक के कमज़ोर नतीजों से बैंक निफ्टी नीचे खुला 17 जनवरी 2024 को 9:15 और 11:46 के बीच में, लेकिन बैंकिंग शेयर्स खरीदे गए। कैश और वायदा में 4370 करोड़ के बैंकिंग शेयर खरीदे गए, 4370 करोड़ के। HDFC बैंक, कोटक बैंक और ICICI बैंक सबसे ज़्यादा खरीदे गए। ये 3 स्टॉक्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी में। और इससे क्या हुआ, बैंक निफ्टी के ऑब्वियसली फ्यूचर्स के रेट बढ़े, कॉल्स के रेट बढ़े, और पुट के प्राइस कोलैप्स हुए। अगर कोई भी मार्केट चलेगा तो उसके फ्यूचर्स के रेट बढ़ेंगे, कॉल के रेट बढ़ेंगे, पुट के रेट गिरेंगे, लॉजिकल है। इस दौरान 32,000 करोड़ के पुट खरीदे गए। कितने के? 32,000 करोड़ के पुट खरीदे गए और कॉल बेचे गए। कुल वॉल्यूम मतलब रिवर्स पुट, जो मार्केट में ट्रेंड था उसके रिवर्स में, चढ़ती मार्केट में जब पुट कोलैप्स हो रहा है और कॉल भाग रही है, उसमें आपने पुट खरीदा है और कॉल बेचा है। उसके बाद क्या हुआ, 11:49 से लेकर 3:30 तक सेकेंड लेग प्ले हुआ उस दिन की। आप उस दिन का इंडेक्स का मूवमेंट जाके देखिएगा, और सुबह खरीदे गए शेयर बेचे। जो सुबह आपने शेयर खरीदे थे वो आपने बेच दिए, और उससे क्या हुआ, एकदम से बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ। तो जो कॉल प्राइसेस पूरे चढ़ गए थे वो नीचे आ गए, और जो पुट प्राइसेस पूरे के पूरे नीचे आ गए थे वो ऊपर आ गए। जो चार्ट्स पे देखते हैं वोलेटिलिटी। एग्जैक्टली। तो अब इससे होगा क्या कि इसमें, लेकिन एक चीज़ तो है, अब आपने अगेंस्ट द मार्केट कैश मार्केट की या फ्यूचर्स मार्केट की ट्रेड की है, तो उसमें तो आपको लॉस होगा ही होगा। उसमें लॉस हुआ, ऑब्वियसली उसमें लॉस हुआ। कुछ घाटा उन्होंने बुक किया कैश में और फ्यूचर्स में, वो उन्होंने लॉस बुक करा। मज़े की बात यह है कि लॉस इन्होंने बुक किया, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस में उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रॉफिट होता है। देखिए, आप 5 रुपये की चीज़, लेवरेज का क्या मतलब होता है, आप 10 रुपये की चीज़ खरीद के 11 रुपये में बेचेंगे, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया। लेकिन वही अगर आप ऑप्शंस के थ्रू करेंगे, और अगर आपने वो कॉल 10 रुपये की 5 पैसे की दी और वो 11 रुपये पे 1 रुपये की हो गई, कितना मूव आया, 20 गुना का। कहाँ 1 रुपये का मूव 10 रुपये पे, और कहाँ 20 गुना का मूव। ऑप्शन का गेम सारा ये होता है। इवेंचुअली ऑप्शन लोग क्यों ट्रेड करना चाहते हैं, लिमिटेड कैपिटल लगाकर उनको एक पर्टिकुलर 1 या 2% के स्टॉक के मूव में उनको 4 या 5 गुना पैसा बनाना होता है। इवेंचुअली ऑप्शन लोग इसलिए ट्रेड करते हैं, और कोई रीज़न नहीं है ऑप्शन को ट्रेड करने का। ठीक है, तो कुल मिलाकर 735 करोड़ रुपए का एक यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सेबी का ऑर्डर में से पढ़ रहे हैं, हमने अपने दिल से कोई बात नहीं की इनमें से। ये सारी की सारी चीज़ें जो है सेबी के ऑर्डर में डेटा के साथ दी गई हैं, और इस तरीके से ये यहाँ पर हुआ है। राजेश अग्रवाल जी, सेबी ने रिसर्च तो पूरी की है और ऑर्डर भी अच्छा निकाला है। अब ये ऑर्डर कितना टिकेगा कितना नहीं टिकेगा, ऑब्वियसली इस पर सवाल होंगे, लेकिन आपका क्या व्यू होगा? देखिए, सेबी का जो मार्केट पे भरोसा कायम करने की बहुत बड़ी कोशिश की है। लगातार ये खबरें आ रही थी कि 90% रिटेल इन्वेस्टर्स एफएनओ में लॉस कर रहे हैं। तो अब ये सामने आ रहा है कि इस तरीके से हो रहा था। तो बट ऑब्वियस है कि जो रिटेल इन्वेस्टर का जो एक भरोसा है वो वापस से आएगा।
और नीजक रिएक्शन के कारण से हो सकता है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट आए, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स जो भी हैं, चाहे वो बीएसई हो या दूसरे हों या इवन अनलिस्टेड में एनएसई हो, वो आगे आने वाले दिनों में अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कैपिटल मार्केट रहने ही वाला है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग होगी। एक बार हो सकता है कि वॉल्यूम्स थोड़े से कम हो जाएं, लेकिन अल्टीमेटली वॉल्यूम में कोप अप हो जाएंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास करके इन सब स्टॉक्स में अगर किसी को लंबी अवधि का नजरिया हो। मैं यही कहना चाहूंगा कि बीएसई जैसे है, अब हम ही लोग देखिए तो 500 रुपया कम बोनस से बोल रहे थे, जो कि 150 रुपया हुआ और आज 3000 रुपये पे खड़ा। तो वहां पे जिन्होंने लिया है या नीचे के भाव में जिन्होंने लिया है, उनकी एक कंफर्ट अलग है। आज जो लेंगे उनको ये चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा कि कभी भी 10-15% की वोलेटिलिटी इसमें हो सकती है, M2M आपको दिख सकता है। लेकिन आपका अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब लंबी अवधि में आपको रिटर्न अच्छा देंगे। जी हाँ। देखिए, अब तक की जो बातचीत हुई, हमने हर पर्सपेक्टिव से बातचीत की। अभी राजेश जी ने बताया कि बीएसई या फिर बाकी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना रिस्क लेना है, कितना नहीं। हमने इस पूरे विषय को समझा, कैसे था ये मोडस ऑपरेंडी, क्या था, सेबी ने क्या कहा। लेकिन जब ये मामला हुआ था सीएनबीसी आवाज़ के मंच पर अनुज ने, और सीएनबीसी आवाज़ पे क्या बातचीत हुई थी, कैसे हमने इस मुद्दे को पकड़ा, जिसको कहीं ना कहीं सेबी ने भी अपनी जो पूरी प्रोसीडिंग्स थी, जो ये आदेश आया, उसको अपना आधार बनाया। आइए जरा उसको देखते हैं एक बार। अमेरिकी हेज फंड्स बहुत पैसा बना रहे हैं इंडिया में वाया ऑप्शंस। ऑप्शंस में जो पैसा हमारा लूज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो ज़्यादातर हेज फंड्स के पास जा रहा है। ये हेज फंड्स क्या करते हैं? ये दो हेज फंड के बीच में एक केस हुआ, उससे ये खुलासा हुआ। किनके बीच में? जेन स्ट्रीट और मिलेनियम। 2023 में ऑप्शन ट्रेडिंग से इंडिया में $1 बिलियन बनाए। सोचिए, हम कहते हैं ना कि 90% एफ&ओ ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, यहाँ पे उन्होंने $1 बिलियन बनाए। ये जो इंडियन मार्केट में इस तरीके से इंट्राडे की वॉलेटिलिटी आ रही है, क्यों आ रही है? डेली ऑप्शंस की वजह से। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, एकदम से मार्केट कोलैप्स होती है, इमीडिएटली रिकवर हो जाती है। क्या करते हैं उनमें से कई ये हेज फंड्स, ऑप्शंस लिए इन्होंने, उसके बाद इनकी ही मान लो कोई पोजीशन वगैरह है किसी स्टॉक में, कैश में है मान लीजिए, उसको मार्केट रेट पर धड़ाधड़ काफ़ी बेच दिया। जैसे HDFC बैंक काफ़ी बेच दिया, ठीक है, ऑब्वियसली उसमें उनको लॉस होगा क्योंकि वो नीचे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पैसा बन जाएगा ऑप्शंस में, कहीं ज़्यादा। ये हेज फंड्स जो इंडियन ब्रोकर्स हैं, जो FII ब्रोकर्स हैं, ये FII ब्रोकर्स को मच हायर कमीशन देते हैं कंपेयर टू लॉन्ग ओनली फंड्स। तो उससे इनको QIPs, ब्लॉक डील्स, इनमें सब में इनको मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का। ओके, चलिए, तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ सेबी ने उस ऑर्डर में कही जो हमने उस समय बात की थी, और वो लॉजिकल भी था खैर। और एग्जाम्पल भी सेबी ने वो अप्रैल एंड का ही दिया था कि मीडिया रिपोर्ट्स, तो सीएनबीसी आवाज़ ने ये मुहिम चलाई और आज इसका आपने एक इम्पैक्ट देखा। कैश कॉल्स का वक्त हो गया है, अब बात करते हैं इस समय की टॉप कैश कॉल्स की। चलिए, टॉप कैश कॉल्स के लिए आज हमारे साथ राजेश सातपुते जी हैं, कविता जी हैं और गाबा सर हैं। गाबा सर, बताइए। मुझे मैन इंडिया अच्छा लगता है। मुझे कैश के लिए ट्रेड करा है 2440 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 2400 का, और इसको छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से 2500 2550 तक जाना चाहिए। यस, मैन इंडिया। मैन इंडिया आपकी बाय कॉल आपकी स्क्रीन पे प्लीज़ प्राइस लिखाइएगा, और मेरे ख्याल से अभी कैश का वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन कुछ देर में ग्राफिक्स टारगेट्स स्टॉप लॉसेस आ जाएंगे। आप चलते हैं, प्लीज़ डॉक्टर साहब अगर हो तो लाइए, और राजेश जी से बात करते हैं। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या है? राजेश जी, आप म्यूट हैं, प्लीज़ अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओ सॉरी, देखिए वीरेंद्र जी, सॉरी। देखिए, देवयानी इंटरनेशनल वो चार्ट रहेगा 172.10 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का टारगेट आएगा 178 180 का आएगा। एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करे 169 का, देवयानी इंटरनेशनल। ओके दिव्यानी, ये पिक है बाई साइड की राजेश जी की टॉप कैश कॉल में। कविता जी बताइए, आपका टॉप कैश कॉल क्या होगा?
तो श्रेया लिटिल पोजिशनल देखेंगे, मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर नीचे से अच्छी रिकवरी आते हुए दिख रही है. With a stop loss of 805, one can take position for the price target of 820, 825. So position नजरिया रखें और 805 के स्टॉप लॉस के साथ इस पर ट्रेड करें. ओके, मीनवाइल एसबीआई पर मेरी नज़र जा रही थी। एक बार आप बैंक निफ्टी लेकर आइए और देखिए क्या क्या मूव इस समय एकदम से आए। और निफ्टी बैंक या निफ्टी बैंक डे लो से डे हाई आने में घंटे का मूव आया है बैंक निफ्टी में। और ये देखिए डे हाई 57,000 क्रॉस करने की तैयारी। एसबीआई का इंटरडे चार्ट लेकर आइए आप। और क्या और कौन कौन से स्टॉक्स जैसा कर रहे हैं इस समय वो लेकर आइए। इस समय कंट्रीब्यूशन देखते हैं एक बार फटाफट, यहाँ पर किस तरीके के मूव्स हैं। एक बार देखिए ज़रा बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूशन, बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूशन। आईसीआईसीआई बैंक का एक बार इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर रखिए ज़रा, यहाँ देखते हैं किस तरीके के मूव्स हैं आईसीआईसीआई बैंक में। ये देखिए ये एकदम से डे हाई पर आया। ये कोई नई एक्सपायरी तो नहीं आ गई आज वीरू? आज जिस तरीके से मार्केट में एकदम आपको यकीन मानिए अनुज, मेरे सिस्टम ने भी एसबीआई अलर्ट किया था, मैं बोलने वाला था, लेकिन ठीक है। बट ये होगा अनुज, जब तक हम 20 डे या 10 डे के ऊपर है ये होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल दैट्स व्हाई शॉर्ट पे बटन प्रेस करना मुश्किल है। नहीं, शॉर्ट तो करना ही नहीं है इस मार्केट में वीरू। देखिए शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। और हो सकता है मार्केट उस फीलिंग को रिवॉर्ड करने के मूड में आ रहा हो, और जब तक आप उस मूविंग एवरेज के ऊपर हैं तब तक डिक्लाइन में बाइंग ही करनी है, क्योंकि इस तरीके के मूव कब आ जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा। एक ट्रेंडिंग अप ट्रेंडिंग मार्केट में आने तो ब्रेकआउट ही हैं, वो तो क्लियर है कि आना तो ब्रेकआउट ही है, लेकिन ये इस तरह से बीच में अभी भी खैर हम रेंज में ही हैं। कौन सा हमने उस रेंज को तोड़ दिया? बैंक निफ्टी 57,000 पर ही आया है। अभी तो 57,200 बाकी है, 57,500 बाकी है, तो अभी तो टाइम है। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि 10 डेमा को हम डिफेंड कर रहे हैं और अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज का लो एग्जैक्टली निफ्टी का 10 डेमा, आज का लो एग्जैक्टली 30-40 पॉइंट अगर आप हेर फेर कर दें तो इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो सोमवार से जो लिक्विडेशन शुरू हुआ था वो आज एक अपने निर्णायक जोन तक गया। निफ्टी एट 25433। मानस, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ने ये रिवर्सल इंट्राडे जनरेट किया है और इसको एक डेफिनेशन दी है इस पुल बैक को, अ पुल बैक फ्रॉम 2 क्रिटिकल एवरेजेस। आपकी राय इन दोनों स्टॉक्स पे? ज़्यादा स्टेबल हालांकि ये एसबीआई है जिसका लो एग्जैक्टली 20 डेमा है। आपका व्यू इस पर? देखिए एसबीआई 780 से चलना शुरू हुआ था, 825 के आसपास के हाइज बने, करेक्ट हुआ, 50% इंटरेस्ट लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, उसी जगह पे 20 डे मूविंग एवरेज भी था। तो आज के मूव में के बाद आई थिंक एक बॉटम जरूर बनेगा। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहिए। 804 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे इस उम्मीद में कि जो पिछला हाई बना था उसको ब्रेक करके 835 रुपए की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। ओके, चलिए कल का टॉप एफएनओ गेनर क्या था? बॉश। आज का टॉप एफएनओ गेनर फिर से बॉश। एक बार बॉश का चार्ट लेकर आइए। 2 दिन से रनिंग मैसिव मूव्स इस समय बॉश में आते हुए इस स्टॉक में। रचना जी गुड आफ्टरनून, कोई व्यू बॉश पर आपका? जी बॉश पे हमने 2-1 दिन पहले कैश कॉल में लिया था ये, और यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है 2-1 दिन से। यहाँ पे हमने शायद 36,000 के टारगेट्स दिए थे उस टाइम पे। मेरे हिसाब से वो टारगेट्स अचीव होते हैं तो फिर बुकआउट भी करना चाहिए, बिकॉज द राइज हैज बीन क्वाइट वर्टिकल। ओके, बॉश 35,825 पे आपका बाय कॉल है। अच्छे पुल बैक्स आ रहे हैं, हालांकि स्क्रीन पे याद रखिएगा इस वक्त 2 बैंक ये सीरियस पुल बैक जनरेट कर रहे हैं। लुक एट निफ्टी आईटी 39,108, निफ्टी आईटी एस डे हाई, और निफ्टी आईटी अभी उस रेंज में ट्रेड कर रहा है जिस रेंज में निफ्टी आईटी की सारी वाइल्ड हाई शेडोज है। यानी अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो पिछले 26 जून से जिस प्राइस पर अब तक नहीं टिका ये उसमें ट्रेड कर रहा है, और इसको लीड कर रहा है इन्फोसिस। कविता जी जरा इन्फोसिस का इंट्राडे चार्ट देखिए, डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ इन्फोसिस। हालांकि मिड कैप आईटी में बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन इन्फोसिस, अभी आपका इन्फोसिस पे टेक? या सो वीरेन जी, इन्फोसिस टॉप कॉल में ऑलरेडी था और मैंने भी इसे लिया था, बट ले देना चाह रही थी। एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है 1645-46 के लेवल तक ये जा सकता है। उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। इन एनी केस जिनकी भी पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। 1625 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें।
ओके, मीनवाइल आप देखिए निफ्टी की कॉल्स एकदम से डे हाई पर आई और बड़े मैसिव मूव्स इस समय आए और निफ्टी में ये कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग है। ये शायद एक बास्केट बाइंग कह सकते हैं आप इसको। इंटरडे हाई के हम काफ़ी करीब हैं। बैंक निफ्टी पर तो अभी इंटरडे हाई होगा। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर आइए। बैंक निफ्टी पर बिल्कुल कंफर्टेबली अभी डे हाई पर हैं। बैंक निफ्टी पर इसको क्रॉस करने की भी तैयारी हो रही है यहाँ पर और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर, लेकिन क्लियरली एसबीआई और ये स्टॉक जो है अब एक अच्छे मोमेंटम में। पीएनबी में भी अच्छे मोमेंटम। पीएनबी में ये मूव शायद कल आना चाहिए था लेकिन आज आ गया क्योंकि वो अपडेट के बाद यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है। और कुछ स्टॉक्स, टाइटन देखिए एक बार जरा आप, टाइटन में अच्छे मूव्स आए। टाइटन को लेकर आइए। टाइटन में लगातार, मानस टाइटन पर एक चार्ट चेक दीजिए। पिछले 2 हफ्ते से 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके ये स्टॉक घूमा था। यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है? देखिए, ब्रेकआउट तो पिछले हफ्ते देखने को ऑलरेडी मिल गया। अगर आप वीकली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो वहां पर चार्ट पे एक ब्रेकआउट है। उसके बाद हमने पूरे हफ्ते कंसोलिडेशन देखा। ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आई थिंक यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। अभी भी खरीदारी करिए। 3600 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लीजिए। मेरा समझना ये है कि स्टॉक में करीब 3875 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। ओके, टाइटन पोजिशनल तौर पे आप देख सकते हैं इसको और डे हाई मतलब निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी के साथ अभी कर रहा है कारोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं शो में और सीएनबीसी आवाज़ की खबर पर मुहर लग गई है। नेचुरल गैस के विस्तार के लिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ रेगुलेशंस में रिफॉर्म को मंजूरी दे दी है और ये खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। अब उस पर ये मंजूरी आती हुई ये रेगुलेशन 1 नेशन 1 ग्रिड और 1 टैरिफ के विजन के हिसाब से तैयार हुआ है और इस खबर पर पूरी डिटेल समझते हैं लक्ष्मण रॉय जी से। लक्ष्मण जी बताइए खबर क्या है? देखिए, पीएनजीआरबी ने जो नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ रेगुलेशन में बदलाव को मंजूरी दी है, इसमें 3 खास बातें हैं। पहली बात तो कहें कि इस बदलाव का मूल मकसद यह है कि पूरे देश में एक समान टैरिफ हो, इसकी तरफ एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। 1 नेशन 1 ग्रिड 1 टैरिफ की तरफ ये कदम माना जा रहा है। इसके तहत किया क्या गया कि दरअसल अब तक टैरिफ के 3 अलग अलग जोन होते थे। अब इस 3 जोन की बजाय सिर्फ 2 जोन होंगे, यानी टैरिफ में जो अंतर है वो काफी कम होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब तक टैरिफ जो है डिस्टेंस के आधार पर होता था, यानी जहां पे फिलिंग स्टेशन है उससे आप जितनी दूर रहेंगे, सीएनजी या पीएनजी की बात करें तो उसकी कीमतें उतने ज्यादा होती थी। अब पीएनजीआरबी ने जो नया रेगुलेशन दिया है या फिर रेगुलेशन में जो बदलाव किया गया है उसके तहत दूरी के आधार पर कीमतें तय नहीं होंगी सीएनजी पीएनजी की, वो जोन के आधार पर तय होंगी और जोन अब 3 की बजाय 2 कर दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनिफाइड जोनल टैरिफ जो जोन 1 के होते हैं उसके जो भी फायदे होते थे वो फायदे पूरे देश भर में लागू होंगे सीएनजी पीएनजी के कंज्यूमर के लिए। ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसका मतलब ये हुआ सीएनजी पीएनजी के कंज्यूमर को वाजिब दाम पर सीएनजी पीएनजी मिलेंगे, ये सुनिश्चित किया गया है। एक और खास बात कि पाइपलाइन ऑपरेटर को कहा गया है कि आपका जितना भी खपत होता है, साल में जितनी आप खपत करते हैं सीएनजी पीएनजी की, उसका 75% आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदिए। यानी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि कम से कम 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आप करिए ताकि कीमतों में एक स्थायित्व बना रहे। एक और चीज, दूर दराज के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करने में कई कंपनियां कतराती हैं, तो वहां पर यह कहा गया है कि कंपनियों का जो मुनाफा होता है उसका एक तय हिस्सा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जरूरी होगा। ये तय हिस्सा कैसे तय होगा, तो इसका एक फॉर्मूला यहां पर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी कोशिश है ये है कि सीएनजी पीएनजी के दाम में देश के हर इलाके में जो अंतर है उस अंतर को कम किया जाए, सीएनजी पीएनजी आम लोगों तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जाए और कंपनियों के कारोबार को भी ज्यादा वायबल बनाया जाए। सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक पीएनजीआरबी के बोर्ड ने इस नए रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। जी हां, पीएनजीआरबी के बोर्ड ने इस नए टैरिफ रेगुलेशन को उसके बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और अगले 2 से 3 दिन में इसका आपको नोटिफिकेशन आता हुआ दिखेगा। ये नोटिफिकेशन जो सीएनजी होते हैं, पीएनजी है, उसके नए टैरिफ के रेगुलेशन को लेकर के होगा तो उसकी कीमतें कैसे तय की जाएंगी। एक देश एक टैरिफ हो, इसकी तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
खबर है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्टर के लिए। एक बड़ी खबर यह है कि सरकार इस पूरे सेक्टर में एक बड़े रिफॉर्म की तैयारी है। मूल मकसद यह है कि आम लोगों तक गैस की सप्लाई, पीएनजी की सप्लाई, सीएनजी की सप्लाई आसान शर्तों पर आसानी से पहुंच सके और इंडस्ट्री के लिए कारोबार करना ज्यादा वायबल हो सके, यह सुनिश्चित किया गया है। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने खबर बताई थी कि पीएनजीआरबी बोर्ड ने नए टैरिफ रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसको नोटिफाई किया जाएगा। हूबहू वही बातें पीएनजीआरबी ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है। पीएनजीआरबी ने कहा है कि नए नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ रेगुलेशन को पीएनजीआरबी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। जी हाँ, सीएनबीसी आवाज़ का मकसद आपको हमेशा सबसे आगे रखना और आपके हितों की बात करना। चलिए एक बार ज़रा निफ्टी पर वापस नज़र डालते हैं और अब हम डे हाई पर आ चुके हैं। जी हाँ, जो निफ्टी में बाकी था मॉर्निंग का डे हाई क्रॉस करना वो हो गया। बैंक निफ्टी में तो पहले ही हो गया था। धमाकेदार ऑप्शन लेते हैं फटाफट, स्टिंग प्ले करिए। चलिए आज के धमाकेदार ऑप्शंस का पैनल आपकी स्क्रीन पर। रचना जी शुरुआत करिए आप। जी सॉरी अबाउट द डिले। मेरा ऑप्शन रहेगा इटरनल में। इटरनल में हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 260 का, जो कि 10 रुपीज पे अभी ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे 9 रुपीज पे और हमारा टारगेट होगा अपर साइड पे 12 रुपीज एंड 14 रुपीज। ओके, इटरनल की कॉल स्ट्राइक पकड़नी है आपको और जरा प्लीज़ स्क्रीन पे स्ट्राइक रखिएगा। 260 की एट द मनी कॉल मोर और लेस आपको जो है। आगे चलते हैं, रचना जी के बाद अब मानस जी का ट्रेड पिक करते हैं। मानस साहब क्या पिक कर रहे हैं? देखिए आईओसी के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। फ्रेश ब्रेकआउट, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अभी देखने को मिला है, तो आईओसी का 150 का कॉल ऑप्शन जो 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 7 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, आईओसी ये मानस जी की पिक हो गई। बताइए राजेश सातपुते जी, आप क्या पिक कर रहे हैं धमाकेदार ऑप्शंस के लिए? श्रेया देखिए, मेरी नजर फार्मा पे है और फार्मा में से एक काउंटर है लुपिन। अगर आप इसका चार्ट देखें तो एक बेहतरीन कंसोलिडेशन के बाद आज फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम शुरू हो चुका है। ओपन इंटरेस्ट पे एडिशन है तो लुपिन का 1980 का कॉल यानी एटीएम कॉल जो करीबन करीबन 56 के आसपास है, इसे बाय करे। स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना पड़ेगा 10 पॉइंट्स का, यानी 46 का हमारा स्टॉप लॉस होगा और अगर हम सही ठहरे तो मेरे हिसाब से ये जाएगा करीबन 75 टू 80 तक। सो लुपिन का 1980 का कॉल बाय करें एट 58। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वार्टरली अपडेट्स की। मैरिको में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन ट्रेंड बना आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे और क्लियरली मार्केट का वर्डिक्ट बहुत क्लियर है। अगर आप 35% की ग्रोथ की वैल्यूएशन पा रहे हैं तो 25% पर इतना ही स्टॉक मिलेगा। आप मंगलम के पास चलते हैं और दोनों स्टॉक्स की बात करते हैं, लेकिन पहले ट्रेंड की बात करेंगे। मंगलम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो ट्रेंड की एक तरह से मुझे लगता है कि पिछले कई क्वार्टर्स में एक तासीर हो गई है कि जैसे जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो जो स्टॉक है 2-3 दिन तक 10, 20, 30% भागता था पहले, और अब पिछले 4-5 क्वार्टर से जब ग्रोथ उनका कम होने लग गया है तब से स्टॉक भी उतनी ही तेज़ी से गिरना चालू हो गया था। बस हाल ही में 4500 के आसपास से स्टॉक में थोड़ा सा बॉटम बना था, वहाँ से 1500 रुपये चला भी था और ये सोचकर चला था कि जो ग्रोथ है काफ़ी रिटर्न हो रही है, और बट नंबर्स जब कंपनी ने रिपोर्ट किए तो लगा कि ये ग्रोथ इस बार रिटर्न नहीं हो रही है। अगर आप देखें पिछले 10-12 दिन पहले कंपनी ने एक एनालिस्ट मीट किया था, उन्होंने कहा कि 25% जो है उनका रेवेन्यू कंपाउंड हो सकता है सस्टेनेबली, बट एजीएम में कल उन्होंने बताया कि पहले क्वार्टर में 20% का रेवेन्यू ग्रोथ होगा, और वो पिछले 5 साल के CAGR के 35% के नंबर से काफ़ी कम है, और स्टॉक रिकवरी करने के बाद कुछ अराउंड 70 से 80 टाइम के बीच में ट्रेड कर रहा था। तो इस वैल्यूएशन पे जब ग्रोथ नहीं दिखाते हैं तो उस तरह का डिक्लाइन आ रहा है, और जब तक ये रिकवरी नहीं होगी, जब तक कोई ब्रोकरेज इस पे पॉजिटिव व्यू अब नहीं लेगा, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे स्टॉक पिकर्स इसको इस लेवल पे अभी पकड़ेंगे। जब इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट दिखेगा तो हो सकता है तब से स्टॉक में हमें वापस से कुछ रिकवरी देखने मिली। दूसरी तरफ अगर आप 20% रेवेन्यू ग्रोथ एक ऐसे सेक्टर में करें जहां 3-4% का ग्रोथ आ रहा है, वो है मैरिको। अगर मैरिको का फर्स्ट क्वार्टर अपडेट देखें तो पिछले 4-5 क्वार्टर्स में उन्होंने इंडस्ट्री को बीट किया है, और इस क्वार्टर में उन्होंने कहा है कि रूरल ग्रोथ तो बढ़िया है ही, अर्बन भी रिकवर हो रही है,
उनके जो वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स बिजनेस है, जो कंज्यूमर सेंटिमेंट को दर्शाते हैं, पिछले 8-10 क्वार्टर से काफ़ी वीक थे और इस बार डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ उस बिजनेस ने दिखाया है। इस वजह से वॉल्यूम ग्रोथ कई क्वार्टर के रिकॉर्ड हाई पर है और रेवेन्यू ग्रोथ 20% ऊपर है इस क्वार्टर में। तो आप कहेंगे कि फिर ये स्टॉक इतना ज़्यादा क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि कंपनी ने कहा है कि भले ही रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, ग्रॉस मार्जिन में थोड़ी सी तकलीफ है इस बार, तो इस वजह से एबिटा ग्रोथ जो है रेवेन्यू ग्रोथ जितना नहीं होगा, थोड़ी सी मार्जिन कंप्रेशन होगी, वो सेकेंड हाफ में इंप्रूव होगा। जब तक इंप्रूव होगा तब तक देखेंगे, बट 20% ग्रोथ स्ट्रीट को अच्छा लग रहा है। इसके लिए ये स्टॉक जो आउट परफॉर्मर है एफएमसीजी सेक्टर में, हमने री रेटिंग देखी है पिछले 12 से 18 महीने में मैरिको के वैल्यूएशन में, वो अपना री रेटिंग बरकरार रख रहा है, 2% हायर मैरिको में। ओके, शुक्रिया मंगलम तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, मैरिको को स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया आफ्टर क्वार्टर 1 अपडेट। बिल्कुल, एक सेकेंड, ये तासीर बोला ना आपने? तासीर, ये क्या आप दोनों सेम उर्दू क्लास में जा रहे हैं, क्या सीन? नहीं, मैं तो सोच रहा था कि कैसे बताऊं आपको, तो मैंने कहा तासीर इज द वर्ड जो काफ़ी बार सुना भी है पहले, इसलिए। अच्छा, काफ़ी अच्छा वर्ड है वैसे। क्या? मैं जब उर्दू के शब्द का इस्तेमाल करती हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स और डीएम्स में मुझे मैसेजेस आते हैं। खैर, उसमें बातचीत करेंगे। वैसे अच्छा शब्द है तासीर, और मुझे ये नहीं मालूम था उर्दू का है, मैं तो बस सुन ही रहा था, तो मुझे लगा कि यही होगा। यही होती है इनोसेंसी। बहुत शुक्रिया मंगलम जी तमाम जानकारी के लिए। मैरिको और ट्रेंट दोनों आज फोकस में। ट्रेंट एक्सीडेंट ऑफ द डे 12% की गिरावट और मैरिको आज करीब 2% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। हाई साइड से थोड़ा फिसला, लेकिन आपको याद होगा कि क्वार्टर 4 के नतीजे भी शानदार थे मैरिको के। क्वार्टर 1 अपडेट भी अब अच्छे आ रहे हैं और मैनेजमेंट से मेरी बात भी हुई थी, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपनी कंपनी को लेकर साउंड कर रहे थे। राजेश अग्रवाल जी, दोनों कंपनी आप देखिए, मैरिको और ट्रेंट, सारे चीज़ें आपके सामने हैं। ट्रेंड जहां मैनेजमेंट कह रहे हैं कि आप साल दर साल आके स्टोर्स में इजाफा और जिस तरीके से हो रहा है, तो ब्रोकरेजेस पॉजिटिव लिए हैं उन्होंने, लेकिन मिक्स रुझान है उनका। मैरिको पे ब्रोकरेजेस का थम्स अप आया, दोनों ही ब्रोकरेजेस का। आप कैसे देख रहे हैं इस दोनों ही काउंटर को, क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया जी, एक एक करके लेते हैं। ट्रेंड में अगर आए तो जैसा हम सब जानते हैं, वेबसाइट, ज़ूडियो, स्टार बाजार, ये कुछ फॉर्मेट्स है जो वो कंपनी चलाती है, और इस बार 35% की जो CAGR ग्रोथ थी, उसके सामने 20 से 25% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और पूरे साल के लिए वो 25 से 30% की ग्रोथ की इंडिकेशन दिए हैं। 250 नए स्टोर खोलने की इंडिकेशन दी। मुद्दा ये है कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच थे और इसे एक ट्रिगर चाहिए था ड्रॉप होने के लिए, जो आज 12-13% टूटा हुआ है। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक 5,000 तक जाएगा या 4800-5000 के बीच में आता है, तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो तो न केवल वेबसाइट, ज़ूडियो, बल्कि मास अपैरल में भी जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उससे बेहतर आ रही है। दूसरी ज़ूडियो ब्यूटी में ये जा रहे हैं, तीसरे लैब ग्रोन डायमंड्स में जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो नई तरीके से उभर कर आ रही है, और स्टार बाजार में अगर थोड़ी सी डिसेंट ग्रोथ हो जाती है तो वो एक एडेड ट्रिगर होगा स्टॉक में। ये एक अपॉर्चुनिटी है, आज नहीं लेना है। 4800-5000 के बीच में आए तो वहां पे बाइंग की कॉल रहेगी। मैरिको की अगर बात करें तो रेवेन्यू की ग्रोथ अच्छी आई है, मार्जिन्स में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस में मेरे ख्याल से थोड़ी सी बढ़त हुई होगी। सबसे अच्छी बात जो मैनेजमेंट कमेंट्री में आई वो ये आई कि रूरल ग्रोथ तो थी, अब अर्बन भी पकड़ने लगी है, खास करके प्रीमियम हेयर ऑयल सेगमेंट में, जैसे मंगलम बता रहे थे, वो जो पैराशूट का इनका आता है, वो सबको देखते हुए। दिक्कत मुझे जो मैरिको में नजर आ रही है वो बांग्लादेश को लेकर के आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश इनका एक बड़ा मार्केट था, और अगस्त में जो भी वहां पर पॉलिटिकल दिक्कतें हुई उसके बाद से वहां के बाजार में यहाँ थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। लेकिन वो भी फिर वो बात होगी कि वो हालिया है, कुछ दिनों के बाद सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की ही सलाह है, क्योंकि FMCG में ये स्टॉक बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैरिको में खरीदारी की जा सकती है, ट्रेंड के लिए थोड़ी गिरावट की वेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं हम 4 का चौका का सीक्वेंस और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। 4 ट्रेड्स जो आपको मिलेंगी। सस्ता ऑप्शन ट्रेड सबसे पहले मानस जी की तरफ से, फिर रचना जी की तरफ से FNO सुपरस्टार, सोनी पटनायक जी की तरफ से चार्ट का चमत्कार, और राजेश अग्रवाल जी की तरफ से मिड कैप फंडा। तो मानस जी शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, IOC के बाद आई थिंक BPCL पे भी ध्यान दीजिए। BPCL का 340 वाला कॉल ऑप्शन जो 11 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको खरीदारी करके चलनी है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 17 रुपए के टारगेट सेट करने हैं।
ओके, यहाँ पे बीपीसीएल की कॉल 17 के लक्ष्य के लिए रचना जी के पास चलते हैं अगला ट्रेड पिक करने के लिए। एफएनओ सुपरस्टार रचना जी क्या पिक कर रही है? जी मेरी तरफ से नेस्ले इंडिया के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, जिसमें हम ऐसे लगाएंगे 2380 पे, एंड हम यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं 2420 का एंड 2440 का। नेस्ले इंडिया की फ्यूचर्स में खरीदारी की राय एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी की तरफ से आती हुई। बताइए चार्ट का चमत्कार क्या होगा सोनी जी आपका? श्रेया जी यहाँ पे रेकमेंड करना चाहती हूँ कोफोर्ज पे, फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। कंसोलिडेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे 3-4 दिन से देख सकते हैं 1920 पे मल्टीपल सपोर्ट्स लेके घूम रहा है और यहाँ पे मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 2000 एक बार टेस्ट कर सकता है। सो फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 1920 स्टॉप लॉस के साथ और 2020 यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे। चलिए अब क्या करें, मिड कैप फंडा? हाँ मिड कैप फंडा। राजेश जी बताइए क्या पिक किया आपने? अनुज जी, मिड कैप के हिसाब से हम वेस्ट कोस्ट पेपर के साथ जाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो देश की एक सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी कही जा सकती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इफ नॉट द लार्जेस्ट, जो कि राइटिंग, प्रिंटिंग और पैकेजिंग पेपर में इनके खुद की कैपेसिटी 3,20,000 MTPA की है और 72% होल्डिंग इनकी आंध्रा पेपर में है, जिसकी कैपेसिटी 2,41,000 है। तो कुल कैपेसिटी इनकी 5,61,000 के आसपास हो गई। दो करीब कुछ क्वार्टर्स पहले इन्हें यूनिप्लाई में भी एनसीएलटी से यूनिप्लाई को ले लिया था। कैप्टिव पावर इनका करीब 75 मेगावाट का है, खुद का प्लांटेशन है, इसलिए रॉ मटेरियल्स पे उतने चिप्स पे उतने डिपेंडेंट नहीं है और फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लांट है। मुझे लगता है जिस तरीके की खपत पेपर की है वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आएगी। वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि 52 वीक हाई से भी अगर देखें तो इस वक्त कम से कम 28-30% नीचे हैं, बावजूद इसके कि डबल डिजिट में इनके रेशियोज आते हैं, फिर वो चाहे आरओसी हो चाहे आरओई हो। मुझे लगता है कि इस कंपनी पे ध्यान देना चाहिए और इसमें कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। डेट थोड़ा सा बढ़ा है इन दिनों क्योंकि केपेक्स वगैरह चल रहा था और इस वक्त मुझे बहुत स्वीट स्पॉट में नजर आ रहा है। यहाँ पर किसी का साल भर का होराइजन हो तो खरीदारी करनी चाहिए। ओके चलिए, ये इस समय वेस्ट कोस्ट पेपर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़ेंगे। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। वेलकम बैक। दीपन मेहता से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस समय क्या रुख रख रहे हैं मार्केट पर। दीपन जी गुड आफ्टरनून। दीपन जी पहला सवाल, ये जो सेबी का ऑर्डर आया उसके बाद आज जिस तरीके से कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स की पिटाई हुई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून अनुज, आपके शो पर इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आई थिंक जितने भी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स है वहाँ पर एक तो आपको समझना चाहिए कि काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है उनकी वॉल्यूम्स में, जिसकी वजह से देयर अर्निंग्स कैन गो अप एंड गो डाउन, लेकिन वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा है कि दे आर नॉट फैक्टरिंग इन दिस काइंड ऑफ अ वॉलेटिलिटी विच कैन बी देयर इन अर्निंग्स। इसलिए शायद अगर और करेक्शन आता है देन मे बी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इट मेक्स सेंस टू गेट इनटू दी स्टॉक्स। लेकिन जो एक्सचेंजेस है और जो ब्रोकिंग कंपनीज है वहाँ पर काफ़ी महंगा वैल्यूएशन है। लेकिन जो पूरा कैपिटल मार्केट ग्रुप है उसमें जो वेल्थ मैनेजर्स है वहाँ पर हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। जो 3 कंपनियां हैं आनंद राठी, नुवामा और 361, तीनों कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बढ़िया क्यों है? क्योंकि दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हायर एंड हायर रेवेन्यूज कमिंग फ्रॉम एन्युटी, यानी कि स्टडी रेवेन्यू फ्लो आ रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक इन नेक्स्ट 4-5 years दे कैन बी रियली ग्रेट वैल्यू क्रिएटर्स। लेकिन जो बिजनेसेस आर डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, आई थिंक वी शुड बी अ बिट सर्कमस्पेक्ट ओवर दैट। दीपन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका भी। मतलब मैं जिस पॉइंट से शुरू करना चाह रहा था इस डिस्कशन को वो था FMCG कंपनियां। आज मेरिको अपडेट के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है।
आपने हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स को देखे होंगे। मैं अल्टीमेटली जिस अपने प्रश्न के डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, रूरल वाली थीम इस अच्छे मानसून के बाद क्या प्ले करने का टाइम आया है क्या? इस पर आपका विचार क्या है? Devendra, good afternoon. Definitely, of course, I think जिस हिसाब से मानसून का प्रोग्रेस चल रहा है एंड जिस हिसाब से गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वगैरह, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बूस्ट मिल सकती है फॉर रूरल डिमांड, और जो रूरल फोकस कंपनीज है उनको ज़रूर से फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे ख्याल से अगर आपको ये जो मानसून रूरल फोकस स्कीम थीम इन्वेस्ट में करनी है, तो बेस्ट प्लेस इज़ द फर्टिलाइजर्स। यानी कि जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है, जैसे कि पारादीप फॉस्फेट है या फिर कोरोमंडल है, वहाँ पर देखिए आई थिंक द नंबर्स लास्ट 2-3 क्वार्टर्स बहुत ही इम्प्रेसिव है, और आगे चलते भी इनके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि जो सॉइल की जो मिनरल कंटेंट है, इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर फॉस्फोरस, जिसकी वजह से आई थिंक इन ये जो 2 कंपनियाँ हैं उनका कंजम्पशन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में सर्टेनली इम्प्रूव। और जो पेस्टिसाइड कंपनीज है, सम ऑफ देम हैव डन वेरी वेल ओवर देयर इन द पास्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो। जैसे कि धानुका पेस्टिसाइड हमारे माइंड में आती है, इट हैज़ बीन अ फैबुलस परफॉर्मर लास्ट 7 ईयर्स और सो, कई सारे नए प्रोडक्ट्स भी लाती है। तो ये जो ऐसा सिचुएशन है, आई थिंक दैट विल बेनिफिट दैट कंपनी। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज पीआई इंडस्ट्रीज आल्सो, जहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स की इंप्रूवमेंट की वजह से डेफिनेटली द ग्रोथ रेट्स कैन लुक अप अ लिटिल बिट। तो ये जो अगर आप मॉनसून और रूरल थीम पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आई वुड से द बेस्ट प्ले इज द फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड कंपनीज। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक जो यूजुअल बेनिफिशियरीज है, जैसे कि M&M है एज फार एज tractors are concerned, and also as far as the SUV sales are concerned in rural, they also will benefit. But the biggest alpha, in my opinion, will come from agrochemical and fertilizer companies. ओके दीपन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। एक और थीम जो मार्केट में रुक ही नहीं रही, दैट इज़ डिफेंस स्टॉक्स। हमने देखा है स्पेस में लगातार बाइंग होती है, और एक न्यूज़ और पूरा स्पेस दौड़ जाता है। और जो न्यूज़ आई आज के दिन की 1.05 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल है, वो सरकार की तरफ से उसको मंजूरी मिल गई है, फिर से पूरा स्पेस फोकस में आया। आप देख लीजिए हेल, BEL, भारत डायनामिक्स, सभी में अच्छी खासी तेज़ी। लेकिन सवाल ये कि रैली तो आती है, क्या सही एंट्री पॉइंट है ये फिलहाल इस स्पेस में जाने का, या फिर अभी भी वेट करें? आपकी राय? श्रेया, मेरे ख्याल से अभी भी वेट करना चाहिए। ये एक बहुत ही तेज़ी से आगे चलने वाली गाड़ी है, और इसमें इस लेवल पर इतना सारा अप्रिसिएशन के बाद अगर आप एंटर करेंगे, देन आई एम नॉट श्योर कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इतने अच्छे आ सकते हैं। दीज आर ग्रेट स्टॉक्स टू बाय जब पूरी विश्व में थोड़ी बहुत पीस है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आर नॉट इन द फोकस, और जो इतना सारा न्यूज़ फ्लो आ रहा है इस सेक्टर में, जब तक ये न्यूज़ फ्लो थोड़ा कम नहीं हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता है, आई थिंक आई मस्ट जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कैन रिमेन इन्वेस्टेड, क्योंकि जस्ट बिकॉज द पी हैज गॉन अप डजंट मीन द स्टॉक कैन स्टार्ट गोइंग नेगेटिव और गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स। लेकिन नए इन्वेस्टर के लिए कुछ खास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, तो मैं नए इन्वेस्टर्स के लिए तो रुकना ही चाहूँगा, लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कैन रिमेन इन्वेस्टेड। और यहाँ पर भी आई थिंक अगर कुछ 2-3 साल में अगर वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्ट आ जाता है इन टर्म्स ऑफ हायर अर्निंग्स पर शेयर एंड स्टेडी और आई वुड से स्टेबल स्टॉक प्राइसेस, दैट मे बी अ गुड एंट्री पॉइंट। नहीं तो फिर भी अगर आपको खरीदना है, तो आई वुड से वेट फॉर 15-20% करेक्शन मिनिमम विद इन द सेक्टर टू गेट एटलीस्ट सम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके। अच्छा दीपन जी, ट्रेंड पर आपका क्या व्यू होगा? आज कंपनी के अपडेट्स आए, उन्होंने कहा कि अब हम 20% पे ही ग्रो करेंगे, जबकि पिछले 5 साल की ग्रोथ 35% थी। स्टॉक आज 12% नीचे, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। क्या ये ओवर वैल्यूएशन का करेक्शन है, या इन लेवल्स पे बाइंग की जाए? नहीं अनुज, पहले तो डिस्क्लोजर, वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड इन ट्रेंड, और ये शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जैसा बिजनेस है, इवेंचुअली इट कैन नॉट कीप ऑन ग्रोइंग एट 25-30-35% और सो, और ग्रोथ रेट थोड़ी कम होने वाली है। बेस इफेक्ट भी बढ़ गया है इस कंपनी का, इसलिए आज जो हम देख रहे हैं इज बेसिकली इज एडजस्टमेंट ऑफ द पी मल्टीपल, जो 150-155 टाइम्स था, आई थिंक पी मल्टीपल कम डाउन टू 135-140 टाइम्स और सो, और इस लेवल से भी और शायद और करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगेन एज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स वी वुड लाइक टू रिमेन इन्वेस्टेड, क्योंकि हमारी कॉस्ट इतनी लो है कि वी कैन टेक सच वॉलेटिलिटी। और आगे चलते अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स या लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, आई थिंक ट्रेंड की जो पी मल्टीपल है, अगर ये लेवल पर स्टेबलाइज हो जाती है, देन ऑल्सो आई थिंक इट कैन गिव रिटर्न्स विच आर इन लाइन विद द अर्निंग्स ग्रोथ,
और अर्निंग्स ग्रोथ कैन ईजिली बी अराउंड दैट मिड 20s और देयर अबाउट। तो अगर थोड़ा करेक्शन आ जाता है और पी मल्टीपल कंप्रेस भी होता है, लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो फिर भी इस लेवल से भी आपको शायद 15-17% का रिटर्न मिल सकता है, which would be I think higher than the returns which you can get in some of the other Nifty and Sensex stocks. ओके अच्छा, मैं दीपन जी से अगला प्रश्न पूछूं, उसके लिए डायरेक्टर साहब भूमिका बांधने के लिए आप निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स स्क्रीन पे रखिए एट 1479। पैरेलली ऑलमोस्ट पैरेलली मैच हो चुका है अपने जनवरी 2025 और अपने ऑल टाइम हाई अक्टूबर 2024 के हाई से। दीपन जी, ये अप्रैल मई जून ये 3 सीरीज और ये पूरा जुलाई इस स्पेस के नाम रहा। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इस स्पेस में किन स्टॉक्स पे है, हेल्थ केयर स्पेस में, जहां हॉस्पिटल भी हैं, कुछ फार्मा कंपनियां भी हैं? It's a very easy answer. You have to go for Apollo Hospital. और हमारा निवेश है इस कंपनी में एज ए मेजर ऑफ डिस्क्लोजर, इसलिए हमारा व्यू थोड़ा बायस होगा। आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट वैल्यू क्रिएटर लास्ट सेवरल इयर्स और सो, सेवरल डेकेड्स आई वुड से। और इनकी ये जो मैनेजमेंट की जो ये प्रपोजल है टू स्प्लिट द कंपनी, आई थिंक इससे माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा और एक वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी है। जो उनकी जो दूसरी कंपनी है विच इज़ इनटू डिजिटल हेल्थ केयर एंड विच इज़ इनटू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है। इन अ वे ये एक कॉन्सेप्ट स्टॉक बन जाएगा, वन ऑफ इट्स काइंड बन जाएगा, इसलिए शायद इसकी वैल्यूएशन बहुत ही बढ़िया आ सकती है। और जो उनका कोर बिजनेस है हॉस्पिटल का, वहाँ पर भी अगले 4-5 साल में ऑलमोस्ट 60-70% कैपेसिटी इंक्रीज होने वाली है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इन द कोर हॉस्पिटल बिजनेस, शायद अगले 2-3 साल यू मे सी स्लाइट इफेक्ट ऑफ द न्यू हॉस्पिटल्स कमिंग इन, जिनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स शायद लॉसेस भी आ सकती है। लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इवन दैट बिजनेस विल डिलीवर वेरी गुड रिटर्न्स। लेकिन ये जो है वो एक इमीडिएट वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए। यू कैन लुक एट बाइंग द कंसोलिडेटेड स्टॉक, और जब ये स्प्लिट होगा मेरे ख्याल से 15-20% का अप्रिसिएशन मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है इसमें हमारा निवेश है, इसलिए हमारे व्यू थोड़े पॉजिटिव है, कुड बी अ बिट बायस, सो जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जी, अपोलो हॉस्पिटल्स पूरे स्पेस से आपको पसंद आ रहा है दीपन जी। तमाम स्पेस पे हम बात कर रहे थे, एक और स्पेस जो पिछले कुछ सत्रों से रडार पर आया है, वाइट गुड्स में अच्छी खासी बाइंग हमें पिछले सत्र भी देखने को मिली, आज भी चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग है। बॉश देख लीजिए आप, पिछले आज का सत्र और कल का मिलाकर आप देखें 10% की तेज़ी दिखा चुका है, आप भी आज भी वायदा के टॉप गेनर में शुमार। ब्लू स्टार ने अच्छा मूव दिखाया, क्रॉम्पटन चढ़ रहा है, अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाए? देखिए, पूरे जो अप्लायंस स्पेस में है अभी भी वहाँ पर हमारा जो कूलिंग प्रोडक्ट्स है, यानी कि एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, वहाँ पर व्यू पॉजिटिव है। लेकिन जून क्वार्टर के आंकड़े थोड़े नरम आने वाले हैं इन कंपनियों के लिए। बेस इफेक्ट है, फिर मानसून की वजह से, क्लाइमेट वेदर पैटर्न्स की वजह से डेफिनेटली उनके सेल्स पर असर आ सकता है। और जो उनके नतीजे आएंगे दे मे बी वेरी आई वुड से वेरी टेपिड और शायद नेगेटिव भी हो सकते हैं। बट दैट आई थिंक इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू दी स्टॉक्स, क्योंकि इनका जो रनवे है फॉर ग्रोथ इज़ फिनोमिनल। अगले 3-4 साल में दी वॉल्यूम इंक्रीज विच विल कम इन एयर कंडीशनर्स एंड एयर कूलर्स आई थिंक विल बी फिनोमिनल, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से नाउ एयर कंडीशनर्स हैव बिकम अ एब्सोल्यूट नेसेसिटी इन होम्स। और ये जो कंपनियां हैं आई थिंक वी हैव टू बाय देम ऑन बैड न्यूज़, क्योंकि इनकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे ब्लू स्टार है या फिर वोल्टास है, वैल्यूएशन आर सर्टेनली ऑन द हायर साइड। इसलिए अगर खराब रिजल्ट आते हैं, स्टॉक करेक्शन आता है, देन एटलीस्ट देयर सम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की करेक्शन के बाद हम खरीद रहे हैं। और ये जो पूरा स्पेस है इसमें खास करके एक जो कंपनी है जहाँ पर हमारा ध्यान है वो है सिम्फनी। वहाँ पर हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है ऑन अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। लेकिन सिम्फनी में भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस क्वार्टर के नतीजे थोड़े सॉफ्ट आएंगे। ओके अच्छा, मैं अगला जब प्रश्न जुटा रहा था अपना दीपन जी, तो मैं जाने किस किस स्पेस पे चला गया। मैं रियल स्टेट पे चला गया, मैं रियल स्टेट एंसिलरी में सेंचुरी प्लाई को देख रहा था। लेकिन अल्टीमेटली मेरा प्रश्न जो है वो जहाँ बाजार ने थोड़ा सा कन्विक्शन दिखाया वो उस पर केंद्रित हो गया, और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट की लीडरशिप में सीमेंट में लौटती बाइंग, और ये क्रम पोस्ट बजट शुरू है। आपने सीमेंट में कुछ ऐड किया या इस प्राइस पे आपका आउटलुक जब प्रीवियस हाईज क्रॉस हो रहे हैं इन स्टॉक्स पे?
वीरेंद्र, सीमेंट पर हमारा व्यू पॉजिटिव है और कई सालों के बाद वी आर हैविंग अ पॉजिटिव व्यू ऑन सीमेंट, क्योंकि मेरे ख्याल से जो कंसोलिडेशन हो रहा है, आई थिंक दैट विल ब्रिंग अबाउट सम अमाउंट ऑफ प्राइसिंग डिसिप्लिन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है और कुछ क्वार्टर्स के डाउन साइकिल के बाद शायद अब वॉल्यूम इंक्रीजेस मिल सकते हैं, देखने को मिलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक कि जो ओवरऑल डिमांड है वो इम्प्रूव होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो इतने सारे नए नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, तो डिमांड सर्टनली शुड इम्प्रूव। लेकिन ये जो सेक्टर है, वहाँ पर हमारे जो फेवरेट स्टॉक्स अगर म्यूचुअल डिस्क्लोजर आर एसीसी एंड अंबुजा, जहाँ पर स्पेशली एसीसी में क्या द रियल की थिंग इज कि वहाँ पर एफिशिएंसीज इंप्रूव हो रहे हैं। तो एक जगह पे कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हो रहा है, ओवरऑल वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसीज अंडर द न्यू ओनर्स। तो अगर आपको पूरा सीमेंट में इन्वेस्ट करना है, आई थिंक एसीसी अंबुजा सीम टू बी अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट बेट। यूजुअल डिस्क्लोजर्स ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड ओवर हियर, लेकिन ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री पर भी व्यू पॉजिटिव है, इसलिए मेरे ख्याल से निवेशक को थोड़ा ओवरवेट रहना चाहिए इन इंटायर सीमेंट इंडस्ट्री। and even company like Ultratech Cement is there or Shree Cement is there, I think they should give reasonable returns over at least the rest of the year. ओके, चलिए दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे और सेक्टर्स पे राय रखी आपने, और बेहद ही खूबसूरत हो आपका ये वीकेंड। स्टे ट्यून्ड सर, आपको हम कार्यक्रम से विदा कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर में राजेश अग्रवाल जी जो है ना इस कार्यक्रम के, वो आपको बताएंगे कि वीकेंड में आपके पास देखने के लिए, सुनने के लिए सिनेमा घरों में और ओटीटी पे क्या होगा। खैर, एनीवे सर, हैव ए नाइस वीकेंड। अब चलते हैं आज की रणनीति पर। अनुज, जाते जाते हम क्रिटिकल मार्क लगभग इस आखिरी के आधे घंटे के पुल बैक में रीगेन करके जा रहे हैं। 10 डेमा इस वीकेंड पे अपने साथ कैरी कर रहे हैं। व्यू नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स टू वॉच। व्यू देखिए, मेरी स्ट्रैटेजी वही है जो इस पूरी पिछले 3-4 दिन के मूव्स में रही है कि मंथ एंड की कॉल्स को आप एक्यूमुलेट करिए गिरावट में इस 10 और 20 डेमा के कंसोलिडेशन में, क्योंकि अगर आपने वो पिछली रैली मिस की थी तो ये आपके लिए एक मौका है। हाँ, एक स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको। जैसा मैं कह रहा हूँ, हम तोड़ नहीं रहे हैं उस लेवल को, ना ही निफ्टी पर ना बैंक निफ्टी पर। फॉरगेट अबाउट 20, 10 भी नहीं तोड़ रहे हैं, और 10 अगर तोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक दिक्कत नहीं है। 25,200 का वो स्टॉप लॉस होगा निफ्टी पर, और मंथ एंड में आपके पास दिन भी काफ़ी हैं, और जब भी मार्केट चलेगी तो सरपट दौड़ेगी फिर उसके बाद। बैंक निफ्टी भी 10 डेमा पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और दोनों इंडेक्स डे हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहे हैं, मोर और लेस डे हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। तो व्यू मेरा वही रहेगा शेयर वीरू कि आप इस जो भी गिरावट मिले, जैसे आज भी अगर आपने गिरावट में कॉल्स बाई की, मार्केट ने आपको रिवॉर्ड कर दिया। हाँ, इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, जब इस तरीके के वर्टिकल मूव्स आएँ, भले ही अगर आप चाहें तो एक बार बुक कर लें, उसके बाद फिर वेट करें अगली डिप का, वो ट्रेडर की इंडिविजुअल कॉल है, लेकिन अप्रोच वही है कि 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास के डिप्स में बाइंग करें ऑप्शंस के थ्रू। ओके, चलिए, तो ये अप्रोच हो गई निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। इट्स 25462। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा 57,038, माफ़ कीजिएगा। अब एक काम करते हैं, BTST ट्रेड्स पिक करते हैं मंडे मॉर्निंग के लिए। राजेश जी बताइए, क्या पिक करेंगे आप मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, देखिए, नया तो कुछ ऐड नहीं करूंगा, इन्फोसिस को ही लेके जाऊंगा। मुझे लगता है एक थोड़ी कंफर्ट आ रहा है यहाँ पे, अगर वॉलेटिलिटी भी होगी तो इन्फोसिस थोड़ा डाइजेस्ट कर लेगी पोजीशन, तो इन्फोसिस लेके जाएंगे। 1645 चल रहा है, पहला हमने स्टॉप लॉस रखा था 1625 का, नाउ दैट विल बी 1635 एंड वी विल कंटिन्यू टू होल्ड दिस पोजीशन। हमारा जो टारगेट होगा वो रहेगा 200 DMA, जो करीबन आता है 1680 के आसपास। ओके, आईटी में आज तो बाइंग थी, इन्फोसिस सबके रडार पर, राजेश जी के भी रडार पर आया, डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। BTST ले जाएंगे राजेश जी। रचना जी बताइए, आपका BTST क्या होगा? BTST एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं शायद आपसे। जी डेफिनेटली, क्यों नहीं, हम कोफोर्ज को लेकर जा सकते हैं। कोफोर्ज में 1956 पे फ्यूचर्स हम 1948 पे एसएल लगा सकते हैं, और यहाँ पे हमारा अपसाइड भी टारगेट होगा 1970 एंड 80। ओके, गावा सर, आप क्या कैरी करेंगे मंडे के लिए? आई थिंक मेरा ध्यान ग्लैनमार्क पे है, 1831 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं लग रहा है, और स्टॉप लगाना चाहिए 15 रुपए का, 1815 17 का, बस ज्यादा नहीं। मेरे ख्याल से 1860 का टारगेट होना चाहिए ग्लैनमार्क। ओके, ग्लेनमार्क
यस, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। सोनी जी, आपका ट्रेड मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मैं जो ओपनिंग पिक दी थी आईयूसी उस पे कंटिन्यू करना चाहूंगी। मुझे लगता है अभी भी वो अच्छा एक क्लोज दे रहा है। सो 155 और 157 के टारगेट्स इंटैक्ट हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल कर सकते हैं टुवर्ड्स 149 इंस्टेड, और 155 157 टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। आईओसी भी आज हमारे पैनलिस्ट के रडार पर। यहाँ पर खरीदारी की राय सोनी जी की तरफ से आती हुई। कविता जी बताइए, आपका पिक क्या होगा? तो श्रेया फार्मा से होगा। स्ट्रॉन्ग स्टेबल चार्ट जो शो में डिस्कस भी हुआ, फोर्टिस को आप लेकर जा सकते हैं अंटिल काउंटर अपने 700 इवन 795 के लेवल को होल्ड किए हुए हैं। मुझे लगता है यहाँ पर आप अपने बाय पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 815 820। ओके, अब चलते हैं मानस के पास। मानस जी बताइए, आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए, बीपीसीएल के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, तो बीपीसीएल के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 340 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर खरीदारी करनी इसके फ्यूचर में, और 360 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही। वीरू बताइए। ब्रेथ अनुज थोड़ी रिकवर हो गई। मैं 12 बजे के आसपास जो ये ब्रेथ थी उससे थोड़ा सा, अगर आप देखें, इम्प्रूव्ड है ये ब्रेथ। और आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग लगभग 12-15 के क्वांटम से बढ़ गए, स्पेशली जो बैंक्स ने वो एक थ्रस्ट जनरेट किया। लॉन्ग 93, शॉर्ट कवरिंग 43 में, शॉर्ट 68 में और 22 में यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। आइए एक एक करके देखते हैं स्टैट्स को। और लॉन्ग जहाँ जहाँ पर था उसमें देखिए आज डिफेंस का मूव था। कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स तो शॉर्टिंग साइड पे खड़े हुए थे। बॉश, बीपीसीएल, आईजीएल और विंडो फार्मा, आईओसी, मेरे ख्याल से उसके बाद आता है। और ऑयल गैस की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। मैनकाइंड बड़ा अनप्रिडिक्टेबल स्टॉक है। कल फ्रेश बैंक थी, आज शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आइनॉक्स विंड, फिनिक्स मिल्स, बजाज फाइनेंस, जीएमआर एयरपोर्ट्स, इसमें शॉर्ट कवरिंग थी। अगले स्लाइड में शॉर्ट के कैंडिडेट्स आएंगे। यहाँ पर ट्रेंट, दुर्घटना 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 दुर्घटना, ट्रेंट हो गया। बीएससी, एंजल वन, सीडीएसएल और केफिन आपकी स्क्रीन पे सिंक हुआ। बाकी लास्ट स्लाइड में आएगा आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। इसमें डालमिया भारत नायका कल शॉर्टिंग हुई थी, आज लॉन्ग अनवाइंडिंग। टाटा स्टील, वोडाफोन आइडिया और ऑयल इंडिया। अनुज, ओके, तो फिलहाल आपके ये ब्रेथ का सीन आपकी स्क्रीन पर। और जिस तरीके से वीरेंद्र जी आपने कही ये बात, दुर्घटना दुर्घटना दुर्घटना, जब मैं छोटी थी तो मम्मी डेली सोप देखती थी, तो उसमें जो फ्लैश होता है ना, क्या क्या क्या, उसकी याद दिला दी आपने मुझे। क्योंकि अब इंटरटेनमेंट डिस्कस कर ही रहे हैं, तो अगले हफ्ते क्या क्या है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, सिनेमा घरों पर, ये हम चर्चा कर रहे थे। राजेश अग्रवाल जी हैं हमारे साथ। राजेश जी, इससे पहले आप बताएं कि क्या क्या हम देख सकते हैं इस हफ्ते। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। माँ देखी मैंने, और सिर्फ आपके कहने पे देखी, पर मुझे शैतान ज़्यादा अच्छी लगी थी। शैतान बहुत अच्छी थी, बेटर थी। माँ ज़्यादा ड्रामेटिक हो गई, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ड्रामा और एक्स्ट्रा डाल दिया उन्होंने। आपने देखी क्या? आपका व्यू क्या रहेगा? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि शैतान से अगर आपने इसको कंपेयर करें तो शैतान बेटर रही थी। हालांकि प्रोडक्शन हाउस सेम था, लेकिन फिर भी शैतान बेटर थी, नो डाउट ऑन दैट। और मैंने पहले भी ये कहा था कि इस पिक्चर को हम सिर्फ काजोल के लिए देख रहे हैं। ना केवल मैंने, बल्कि वीरेंद्र जी ने भी, अनुज जी ने भी यही कहा था कि इसका मेन अट्रैक्शन काजोल है, और उसकी एक्टिंग आपको भी मानना पड़ेगा कि बहुत बेहतर। तो इस वजह से माँ देखी। और ये जो अभी अब क्या 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 बोल रहे थे ना, मुझे एकता कपूर की याद आ गई। उसके ही सीरियल्स में ऐसे होते थे। हाँ, फिर तो डीडीएलजे देख लेते, क्या दिक्कत थी, फ्री में मिल जाती। फिर माँ देखने की जरूरत क्या थी, अगर एक्टिंग ही देखनी है। खैर, अच्छा ये बताइए, मजाक कर रहा था मैं, कि इस हफ्ते नया क्या है? देखिए, इस हफ्ते थिएटर की अगर बात की जाए तो बहुत शानदार, बहुत बड़ी पिक्चरें हैं। एक तो जुरासिक वर्ल्ड है, रीबर्थ। वो जुरासिक वर्ल्ड की फ्रेंचाइजी में चौथी पिक्चर है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जुरासिक पार्क से हुई थी, जो कि मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ, तो 90 या 92 में आई थी। उस समय हम बहुत छोटे थे, और वो देख करने के बाद ही मुझे ये जुरासिक सीरीज में बहुत इंटरेस्ट जागा। और ये उसी की चौथी कड़ी है। और मुझे लगता है कि ये न केवल बड़ों को जो अपने पुराने दिन याद करेंगे, इवन बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। स्कारलेट जॉनसन वापस से इसमें है, और ऑब्वियसली श्रेया तो जाएगी ही। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मेट्रो इन दिनों है। ये भी अनुराग बासु की लाइफ इन अ मेट्रो आई थी करीब 15-20 साल पहले, उसी की कड़ी में आगे बढ़ती हुई कहानी है।
इसमें स्टार कास्ट बहुत जबरदस्त है। पंकज त्रिपाठी, कंकना शेन शर्मा, सारा अली खान, आदित्य चोपड़ा, पंकज कपूर, अनुपम खेर और पंचायत के बाद नीना गुप्ता। तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, मेट्रो सिटीज में किस तरीके की लाइफ है वो दर्शाती है। तो ये 2 मूवीज थिएटर में है जो मेरे ख्याल से दोनों ही देखने लायक बनती है। इसके अलावा अगर ओटीटी की बात की जाए तो वहाँ भी 3 मूवीज हैं। पहली तो कालीधर लापता है जो अभिषेक बच्चन की है, जिसमें कहानी कुछ इस तरीका की है, वो बुजुर्ग हो जाते हैं और उनके घर वाले सोचते हैं कि ये एक बेकार का बोझ है और उसे डंप कर दिया जाए, और ये सुन लेते हैं। तो उसके बाद ये अपने घर से मोह माया छोड़ करके यात्रा पे निकल जाते हैं और उस यात्रा का एक किस तरीका से वो पैन आउट होती है वो दिखाया गया है। अभिषेक बच्चन की पहली कुछ एक फिल्में जो ओटीटी पे आई, हालांकि उतनी चली नहीं, लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत शानदार रही है और इसलिए इससे भी उम्मीद बनी हुई है। दूसरी ठग लाइफ है कमल हसन साहब की, मनी रत्नम, ए आर रहमान की, जो कि थिएटर में उतनी चली नहीं और हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो उतनी रिलीज भी नहीं हुई थी। तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है देखने की। लेकिन तीसरी मूवी जो है वो हेड्स ऑफ स्टेट है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, जॉन सेना और इद्रिस एल्बा है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी और बहुत एंटिक, मतलब बहुत अजीब सी कहानी है कि यूके के प्रेसिडेंट और यूके के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट के लाइफ थ्रेट है किसी ग्लोबल संस्था के द्वारा, और वो दोनों आपस में मिल करके इस से कैसे बाहर निकलते हैं, उसकी कहानी है जो थोड़ी सी अलग तरीके की है, वो देखने लायक हो सकती है। सीरीज में कहा जाए तो 2, वैसे तो कई सीरीज है बट 2 सीरीज है जो देखने लायक है। एक द हंट, राजीव गांधी असैसिनेशन केस, जो कि 90 डेज करके एक किताब है, उस पर है और वो बहुत अच्छी चलने वाली है। सीबीआई की जो 90 दिन की इन्वेस्टिगेशन हुई थी। और दूसरी द गुड वाइफ है, जिसमें प्रिया मनी है। तो ये 2 सीरीज हैं, कुछ एक मूवीज हैं जो इस वीक को आपको उलझाए रखेंगे। हाँ, द हंट का प्रोमो मैं कल इनफैक्ट घर जा रहा था तो रेडियो पे मैंने भी सुना था, रेडियो पे नहीं, इनफैक्ट मैं यूट्यूब पे देखा था, वो अच्छा लगा मुझे वो प्रोमो। ये बताइए, ये क्रिमिनल जस्टिस का आज समापन हो जाएगा ना इस सीरीज का? आज के एपिसोड में बात तो है आज, मर्डर किसने किया, बात तो है आज 8वें एपिसोड के रिलीज होने की। लेट्स सी। ये मुझे ये समझ में नहीं आया कि हफ्ते में एक एपिसोड दे रहे हैं, और इस वजह से मैंने अभी तक देखी नहीं है कि जब तक पूरा आएगा तभी देखेंगे। मैं आपके साथ अग्री करती हूँ राजेश जी, मैं भी ऐसे देखती हूँ, जब तक पूरा नहीं आ जाता सस्पेंस में कौन जिए। नहीं, इस बार अपन खामखा एंगेज हो गया। और त्रिपाठी जी गुजारिश है, त्रिपाठी जी अगली बार जब बनाए ना कोई सीरीज तो प्लीज एक बार में शुरू कीजिए, समापन समारोह करिए। खामखा आदमी इरिटेट होता है। मेरे ख्याल से जो जिसने मर्डर किया है वो घर का ही कोई शख्स है, मुझे मालूम है। बट राजेश जी एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मतलब आपने स्पॉइलर मत दीजिए पूरे हफ्ते का है, स्पॉइलर मत दीजिए, अभी देखना बाकी है। नहीं, मैं भी कयास ही लगा रहा हूँ, जो उन्होंने सिग्नल्स दिए हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं तो। बट द हंट मेरे को राजेश जी लगता है देखनी चाहिए, है ना? अच्छा रहेगा। बिल्कुल, प्रोमोज बहुत शानदार बने हैं, एक्टर्स भी अच्छे हैं। अमित सयाल है जो कि पिछले कई सीरीज से अच्छी एक्टिंग कर रहा है। इवन अगर आपको याद हो तो राजनीति में भी, महारानी में भी वो था, जो कि पॉलिटिकल ड्रामा था और उसमें भी उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी। इन दिनों भी पिछले कुछ सीरीज में मैंने उसे देखा, तो उसकी एक्टिंग पे बहुत थोड़ा भरोसा है। ओके, तो अगले हफ्ते आपके लिए और हमारे लिए क्या है, ये इस पर हमने बातचीत कर ली, लेकिन मार्केट के लिए क्या है ये बताएंगे कंचन नौटियाल। बताइए कंचन, मार्केट के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं? जी, नेक्स्ट वीक से वैसे भी मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होने वाले हैं, बिकॉज जो कंपनी है अपने Q1 के जो नंबर्स हैं वो प्रेजेंट करने वाली है, यानी कि रिजल्ट सीजन अगले हफ्ते से इसकी शुरुआत हो जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 7 जुलाई की। यहाँ पे हमें सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो चाइना का जो फॉरेक्स डेटा है वो मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो फेड की बैलेंस शीट है वो भी हमें 7 जुलाई को ही पेश होती हुई नजर पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और 8 जुलाई की बात करते हैं। यहाँ पे जो है वो चाइना का CPI डेटा आने वाला है, तो एक ही यहाँ पे ट्रिगर हमें देखने को मिलेगा। 9 जुलाई की बात करी जाए तो यहाँ पे जो US की क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ जो FOMC है उनके जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी यहाँ पे हमें पेश होते हुए दिखाई देंगे और US का इस दिन CPI का डेटा भी प्रेजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, 10 जुलाई की बात करते हैं। यहाँ पे US का इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आने वाला है। 30 साल की जो बॉन्ड ऑक्शन है उसका डेटा आने वाला है और FOMC जो मेंबर है दिल्ली, उनकी भी इस दिन जो कमेंट्री है वो इस टाइम पे हमें देखने को मिलेगी। यही नहीं बल्कि रिजल्ट्स के लिहाज से भी जो 10 जुलाई है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आईटी मेजर टीसीएस जो है अपने नंबर इस दिन प्रेजेंट करेगा, साथ में टाटा एलेक्सी और आनंद राठी के नंबर्स भी हमें 10 जुलाई को ही आते हुए दिखाई देंगे मार्केट में। और साथ में अगर हम बात करें 11 जुलाई की, तो यहाँ पे यूएस फेड बजट का जो बैलेंस है वो हमें पेश होता हुआ नजर आएगा। ओके, शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। अब क्लोजिंग में कुछ ही मिनटें बाकी है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अच्छी क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं उस पर एक बार नज़र डालते हैं। हमने आईसीआईसीआई बैंक डिस्कस किया और देखिए निफ्टी डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। निचले स्तर से अच्छी रिकवरी, बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी जाते जाते हमें देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक डे हाई पे। डॉक्टर रेड्डी ऐसा स्टॉक आज पूरे फार्मा स्पेस में बाइंग देखने को मिली। डॉक्टर रेड्डी भी डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी। और आईटी पैक में हमारे पैनलिस्ट ने वहाँ से पिक्स भी दी हैं। एचसीएल टेक ऐसा स्टॉक जो डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कहाँ बाइंग होती नजर आई? ऑल इन स्पेस में हमें खरीदारी होती हुई दिखी। रिलायंस, ओएनजीसी, ऐसे कुछ स्टॉक्स जहां पर खरीदारी थी। एफएमसीजी पैक आज फोकस में था और नेस्ले इंडिया भी डे हाई नहीं उसी के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है फिलहाल। नेस्ले इंडिया शायद हमारी पिक्स में शुमार भी था। गाबा से एक बार आप ही बता दीजिए, नेस्ले इंडिया मैरिको अच्छा परफॉर्म कर रहा है, Q1 अपडेट ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। नेस्ले इंडिया से क्या एक्सपेक्टेशंस? निचले स्तरों से ठीक रिकवरी दिखाकर क्लोज होने की तैयारी तो कर रहा है फिलहाल। एक इनिशियल बाय सिग्नल कह सकते हैं, एग्रेसिव बाय सिग्नल मिला है आज। 23394 पर ट्रेड कर रहा है। आज का लो स्टॉप लगाकर चलें 2380 का, करीब 14 रुपए का है। मंडे को आपको मिल सकता है, बिल्कुल 2440 पॉसिबल है। एग्रेसिव है लेकिन यही जगह अच्छी है खरीदने की। रिस्क बहुत है लेकिन यहीं पर लेना चाहिए, लेने लायक है। ओके, लेने लायक अगर स्टॉक अभी लेना है आपको तो फिलहाल यही वो जगह है जहां पे आप सोच सकते हैं। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और निफ्टी 0.5% की गेन के साथ क्लोज होने की तैयारी। वही बैंक निफ्टी भी 0.25% की तेजी के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। बेहतर तरीके से समझते हैं बिग वॉल पर वीरेंद्र जी से। जी हाँ शायद लास्ट की अगर आप देखें लगभग 30 मिनटों की रिकवरी, इनफैक्ट 45 मिनटों की रिकवरी हमको एटलीस्ट एक सम्मानजनक स्तरों पे लेके आई। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है आज का लो। दोनों इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी पे 10 और निफ्टी बैंक पे 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मिड कैप्स में थोड़ी रिकवरी रही टुवर्ड्स लेटर एंड और बाकी एडवांस डिक्लाइन रेशियो इवनली पोइज्ड। आईटी आज एक बार फिर से मजबूत करी और मैं मजबूत से ज़्यादा जिस शब्द का इस्तेमाल करूंगा एक निर्णायक स्तर पे, और दिस द हाईएस्ट क्लोजिंग फॉर निफ्टी आईटी पोस्ट 18 जून, यानी 200 डे मार्क के ऊपर अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज पोस्ट 18 जून। आगे बढ़ते हैं, आइए जरा सेक्टर्स का हाल देखते हैं। यहाँ पर निफ्टी बैंक 0.5% ऊपर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या, जो पुट राइटर्स का स्टांस चेंज हो गया था थर्सडे को, जो वो 56,000 पे शिफ्ट हो गए थे, उसमें थोड़ी तब्दीली आएगी। बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 0.5% ऊपर। कैपिटल मार्केट थीम बैकफुट पे थी आज के उस आई थिंक इवेंट के बाद। मेटल्स बैकफुट पे थे, कल भी थे। एफएमसीजी मैरिको के अपडेट से अगर आप देखें तो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था। सभी काउंटर्स पे एक रिकवरी थी। आईटी 3.4% ऊपर। इंडिया विक्स ऑटो में आज प्रॉफिट टेकिंग थी। फार्मा अच्छा कर रहा था, हेल्थ केयर स्पेस अच्छा कर रहा था। रियल्टी 1% ऊपर। ऑयल एंड गैस इंडेक्स में आज टुवर्ड्स क्लोज रिलायंस का जो स्विंग था वो इसको मजबूत कर गया। बाकी आईजीएल, एमजीएल सुबह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। कैपिटल गुड इंडेक्स लगभग 1.4% ऊपर था और एनर्जी इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर। लेके आइए निफ्टी का ग्रेड आपकी स्क्रीन पे आएगा, किसने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी फॉर दैट पुल बैक इन लेटर हाफ। बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज। बाकी क्वार्टरली अपडेट के बाद अगर आप देखिए B2 आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे थे। इन्फोसिस लीडर इन द पैक, आईटी जिसने ये पूरा का पूरा पुल बैक आज निफ्टी के लिए प्रिपेयर किया। बाकी आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल स्ट्रॉन्ग रहा। विप्रो आज सुबह से ही फर्स्ट टिक के बाद स्ट्रॉन्ग था। अल्ट्राटेक सीमेंट अगेन ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में अच्छा करता हुआ और साथ ही साथ एचसीएल टेक्नोलॉजीज, हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व आज स्ट्रॉन्ग रहे। बैकफुट पे था ट्रेंड और ये इस अर्निंग सीजन का मतलब जो अपडेट्स के बाद स्टॉक्स पे रिएक्शन था उसका सबसे गंभीर, सबसे नकारात्मक अब तक का मूव था। बाकी टाटा स्टील, आयशर मोटर्स, टेक महिंद्रा, मारुति आज बैकफुट पर रहा 1% नीचे। इंडसइंड बैंक भी 1% नीचे रहा एंड मोस्ट स्पेशली बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और जेएसडब्ल्यू मार्केट शेयर आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी करीब 25,467 और निफ्टी बैंक 57,044। जितना दर्द सुबह था, दर्द थोड़ा अगर आप देखें तो कम हो गया सेकेंड हाफ में, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि रिकवरी अच्छी रही। शेयर फाइनली क्या देखेंगे आप शाम को आज? कौन सी सीरीज? अब तो मन बना लिया होगा। हाँ, अब क्रिमिनल जस्टिस शुरुआत कर दूंगी, उसकी ऐड सोच रही हूँ। और वीकेंड पे मेट्रो इन दिनों थोड़ा मुझे प्रॉमिसिंग लग रही है इसकी ट्रेलर, और थोड़ी इंटरटेनिंग लग सकती है, तो वो देखने का सोच रही हूँ मैं।
बाद में आपको हाँ, रिव्यू टेक्स्ट कर और- दूंगी ताकि आपका और समय ट्विटर बर्बाद बंद ना कर हो। दीजिएगा। नहीं ट्विटर बंद कर दीजिएगा। ट्विटर पे लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि ये देख लीजिए, और वो बता रहे हैं कि ये हो गया। नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ कुछ मत लिखिए। कल पढ़ेंगे ट्विटर, और आपसे मुलाकात होगी सोमवार की सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड। ठीक है, और आपसे थोड़ी देर में 3:35 पर हमारे साथ जुड़िए मार्केट का पंचनामा में। हमारे साथ मौजूद होंगी आज सोनी पटनायक जी, जो आपके सवालों के जवाब देगी आपसे थोड़ी देर में CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। नमस्कार।